जा रही है और उन्हें अपने कार्यों के लिए कार्मिकों की आवश्यकता होती है। आप सभी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, रोजगार की समस्या आपके सम्मुख है, लेकिन उस रोजगार को प्राप्त करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, आपका सोच क्या है, ये अभी भी आप नहीं समझ पा रहे हैं। ये बड़ी चिंता का विषय है। छात्र संघ अध्यक्ष के प्रयासों से एक अच्छी सोच लेकर आप सभी विद्यार्थियों के लिए ये कैरियर मोटिवेशन का कैंप आयोजित किया गया है। और आप देख रहे हैं हमारे निदेशक महोदय की भी ये पुरजोर कोशिश है और उन्हें स्वयं यहाँ इस महाविद्यालय में और अन्य अनेक महाविद्यालयों में जा जाकर विद्यार्थियों को मोटिवेट करने के लिए इस तरह के कैंप आयोजित कर खुद ही विद्यार्थी से रूबरू हुए हैं। साथ ही राज्य की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी का भी ये प्रयास है और वो भी अपने बच्चों में कई बार इस बात को विद्यार्थियों में इससे डेवलपमेंट होनी चाहिए, क्योंकि आने वाला समय बड़ा विकट है और यदि आप उसके लिए सजग नहीं रहेंगे, सचेत नहीं रहेंगे और क्योंकि ग्रामीण परिवेश से आप सभी हैं, आपको घाटा उठाना पड़ेगा। इसलिए अभी समय है आज से अपने कैरियर के प्रति चिंतित हो और सोचें कि हमें किस ओर जाना है। बड़ी विडंबना है, आपके लिए कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और उसमें आप लोगों की भागीदारी नहीं हो तो फिर ऐसे कार्यक्रम की कोई प्राथमिकता नहीं रह पाती। मैं जो भी विद्यार्थी घूम रहे हैं और अपना समय व्यतीत कर रहे हैं उनसे उन्हें आग्रह कर रहा हूँ कि वो सामने आकर बने पर अपना स्थान ग्रहण करें और आज यहाँ जो भी इस मोटिवेशन कैंप में चर्चा हो रही है, जो आपको मार्गदर्शन दिया जा रहा है, उसको सुने, देखें, ये आप के लिए है। मैं आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर रमेश यादव का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ कि उन्होंने अपने व्यस्त समय में से समय निकालकर इस महाविद्यालय के छात्रों को अपना छोटा भाई मानते हुए आज इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए इन विद्यार्थियों को अपना मार्गदर्शन देना स्वीकारा है। साथ ही छात्र संघ पदाधिकारियों का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिनकी ऐसी सोच रही कि अपनी भाइयों के लिए उन्होंने ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया गया। मैं पुनः आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। कुछ नहीं करना है, उनसे तो मैं कोई वादा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिसमें भी थोड़ी सी सफल होने की थोड़ी सी आता है, थोड़ी लग रहा है भाई मैं जिंदगी में मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे आगे जाना चाहिए, उनसे मैं बहुत बड़ा प्रॉमिस मैं आपसे कर चुका हूँ कि अगर आपको लगे 1 घंटे बाद में आपको लगे कि यार मैंने अपना टाइम खराब कर दिया, इस बंदे ने मेरा पूरा समय खराब कर दिया, तो आप खड़े होकर मुझे कह जाना कि सर ये इस तरह से आपने जो है ना हमारा ये टाइम खराब किया। तो मतलब आपसे मैं प्रॉमिस करता हूँ कभी भी आपको नहीं लगेगा। आफ्टर 1 आवर 1 घंटे बाद में आप खुद कहेंगे कि सर इसको चलने दीजिए, बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत बढ़िया फील हो रहा है। ये चीज आपकी, ये शब्द होंगे आपके। अगर नहीं होंगे तो मैं आपसे कह रहा हूँ, इतने बड़े मंच के सामने वादा कर रहा हूँ कि आपसे बोलना ही बंद करूंगा, छोड़ूंगा पुलिस को। दूसरा, आज आप हो सकता है क्या सोच के आए होंगे यहाँ, या क्या सोच के आप यहाँ बैठे होंगे, लेकिन जब यहाँ से आप उठ के जाएंगे, जब आप उठ के जाएंगे और रात को अगर 11 बजे 12 बजे तक आपको दिमाग में चीजें नहीं चलती रही, तो भी मान लेना कि कोई यार ऐसे कोई बेवकूफ आदमी आया। तो आपकी जिंदगी आज बदलने वाली है, आपकी लाइफ आज बदलने वाली है। अब आप सोच रहे हो यार एक छोटा सा आदमी है तो इस तरह से कह रहा है कि लाइफ बदलने वाली है, क्या किसी की लाइफ ऐसे बदल सकती है? क्या अभी ऐसे बदल सकती है? ऐसे बदलेगी नहीं। अब आप थोड़ी देर बाद में आप खुद कहेंगे सर मेरे अंदर धीरे धीरे चेंज हो रहा है और मैं एक आम इंसान से एक अलग इंसान की ओर जो है ना, या यूं कहे एक विशिष्ट आदमी की ओर जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं अपने कार्यक्रम को। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा प्राचार्य महोदय का, अध्यक्ष साहब का, उपाचार्य महोदय का कि आप लोगों ने हमें जो है ना इसके लिए मौका दिया। और ये देखो इसका एक ही उद्देश्य है और कोई ऐसा कोई प्रचार करना हमारा उद्देश्य नहीं है, प्रचार की में जरूरत नहीं है। हमारे पास जो सीटें होती है वो पहले से ऑलरेडी फुलफिल होती है, जो भी आप जैसे पढ़े हुए या जानते हो को पता है, जरूरत नहीं है। सिर्फ एक ही
दिमाग में जुनून है मेरे कि मैं जितना हो सके जितने लोगों को चेंज कर सकूं, उन सबको एक सकारात्मक दिशा में चेंज कर दूं, एक सही दिशा में चेंज कर दूं, और वो जिंदगी में सफल हो। क्योंकि असफल आदमियों से मैं नफरत करता हूं। आई डिसलाइक द फेलियर। मुझे असफल आदमी, मुझे नहीं, हमारा जो पूरा सिस्टम है, हमारा जो पूरा ग्रुप है, उसमें असफल आदमी से बड़ी नफरत की जाती है। क्योंकि गरीबी में जन्म लेना, अभाव में जन्म लेना, ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन साला आदमी जिंदगी में अपने कर्मों से, अपनी सोच के साथ अभाव नहीं दिए और मरे, उससे भी साला गरीबी मरे, तो ये सबसे बुरी बात है। तो ऐसा क्या करने वाला हूं मैं कि आप सफल हो जाए जिंदगी में, या आपको जैसे जैसे मिला आगे बढ़ेगी, पता चलता जाएगा। शुरुआत करता हूं मैं। देखिए, आदमी जो सोचता है, जिस तरह का सोचता है, जो सोचता है, एक दिन वही बनता है, वही पहुंचता है जहां के लिए वो सोचता है, जहां के लिए वो प्रयास करता है। तो सबसे पहली बात, शुरुआत होती है वो आदमी के सोचने पर निर्भर है। बहुत सारे सेमिनार होती है। एक सेमिनार में स्कूल में कर रहा था, तो हमारे उससे पहले एक वक्ता थे संजय जी, तो उन्होंने कहा कि आदमी सोचने से कुछ नहीं होता, सोचने से कोई सफल नहीं होता। तो जब उनका पूरा हो गया काम, फिर मेरा नंबर आया, तो मैंने उनसे हाथ जोड़ के मांगी। मैंने कहा सर, आपने बहुत बड़ी बात, बहुत ही बुरी बात कहती कि सोचने से कुछ नहीं होता, लेकिन मैं कहता हूं कि बिना सोचे दुनिया में कुछ नहीं होता। सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे चाहिए क्या करना है, मुझे कहां जाना है, मुझे किस तरह से प्राप्त करना है उस चीज को, कैसे जो है ना मैं IAS बन सकता हूँ, कैसे RAS बन सकता हूँ, कैसे जो है ना फर्स्ट ग्रेड में रह सकता हूँ, कैसे जो है और दूसरी नौकरी में। लेकिन उसके लिए आदमी सोचता तो हो जाता है। अब सोचने से क्या होता है, देखिए आपने बहुत बार देखा होगा, एक आदमी होता है, आवाज मेरे साथ पहुंच रही है सबके पास, प्लीज थोड़ा सा आप मुझे रिस्पॉन्स दे। रिस्पॉन्स में सिर्फ आपसे मात्र आधा पौन घंटे देना चाहूंगा, उसके बाद आप खुद रिस्पॉन्स देने लग जाएंगे। यही होता है हर सेमिनार में, ये होता है कि शुरू में हमें हाथ जोड़ने पड़ते, भाई बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए, और एक घंटे बाद में वो खुद ये कहने लग जाते कि सर थोड़ा और प्लीज प्लीज थोड़ा सा और। तो आपसे मैं रिस्पॉन्स होगा जो भी बैठे हैं सामने, कि आप मुझे थोड़ा रिस्पॉन्स तो दें। कि बहुत बार ऐसा होता है कि एक आदमी जो है, जिस तरह के लोगों में रहता है, जिस प्रकार के लोगों के बीच में रहता है, जिस प्रकार की मंडली में रहता है, जिस प्रकार के दोस्तों में रहता है, एक दिन वो वैसा ही बन जाता है। बहुत बार ऐसा हुआ है, आप में से किसी के यहाँ हुआ होगा कि एक आदमी होता है, वो किसी के साथ जो है, किसी ट्रक वाले के साथ ट्रक पे चला जाता है, और जब वो वापस लौट के आता है, तो घर वालों कहता है कि मैं ट्रक चलाऊंगा। या मान लो कोई बस में चला गया, बस में बैठ के चला गया, 2-4 दिन बस में जा रहा है या जीप में जा रहा है, जीप का हाथ लगा के चल रहा है। आपने देखा होगा जीप यूनियन होती है, उसमें आदमी एक जीप ले आता है और यूनियन का मेंबर हो जाता है, और धीरे धीरे इतना प्रधान मेंबर हो जाता है, इतना बड़ा मेंबर हो जाता है उस यूनियन का, कि बस उसके अलावा उसको दुनिया कुछ दिखती ही नहीं। उसको लगता है कि दुनिया में सबसे बड़ा काम जो है ना जीप चलाना है, उसको लगता है सबसे बड़ा काम जो है ना ट्रक चलाना है, उसको लगता है सबसे बड़ा काम यही है, कि इसके अलावा दुनिया में बाकी है ही नहीं, उसको लगता है और कुछ इस दुनिया में है ही नहीं। तो एक दिन वो जो है ना बच्चा कंडक्टर या ड्राइवर बन जाता है, और एक बच्चा उसी कंडीशन में, उसी स्थिति में जन्म लेता है, लेकिन थोड़ा सा उसको मोटिवेट या थोड़ा सा उसको मार्गदर्शन मिल जाए, 2-4 बार वो किसी अच्छे इंसान के दर्शन कर ले, बड़े आदमी के दर्शन कर ले, बड़े अधिकारी के दर्शन कर ले, IAS RAS को देख ले, तो उसके दिमाग में ना IAS बनने की पूरी जो है, IAS मतलब सोचता वो कभी जब उस चीज को देखता है। अब उसने कलेक्टर को देखा, कलेक्टर के पावर को देखा, कलेक्टर की शक्तियों को देखा, किस तरह से लोग जो है ना उसके आगे पीछे अपने हाथ में पैर रख रहे हैं, किस तरह से गाड़ियां उसके आगे पीछे चल रही है, और एक दिन वो आदमी अब उसी सेम कंडीशन, एक आदमी उसी अवस्था के अंदर, उसी दशा में ट्रक का ड्राइवर बन रहा है, ट्रक का कंडक्टर बन रहा है, और उसी स्थिति में, उसी परिस्थिति में दूसरा आदमी जिसको लग रहा है कि यार नहीं, ये ट्रक मेरा लाइफ नहीं है, ये ट्रक मेरी जिंदगी नहीं है, मेरी बस मेरी जिंदगी नहीं है, मुझे तो उस आदमी की तरह बनना है जिसको मैंने कल देखा है, जिसके लाल बत्ती थी, जिसके आगे पीछे गाड़ियां थी, और एक दिन वो कंडक्टर बन जाता है, वो कलेक्टर बन जाता है। जो कंडक्टर के बारे में सोचता है एक दिन कंडक्टर बनता है, और जो कलेक्टर बनने के बारे में सोचता है वो कलेक्टर बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि आदमी की सोच आदमी को उस जगह तक ले जाती है। अब सुबह की आज की बात में आपके बारे में कहूं, आपने सोचा कि मुझे कॉलेज जाना है, आपने सोचा मुझे कॉलेज जाना है, आप कॉलेज आए हो, आप ये सोचते कि नहीं मुझे आज ननिहाल जाना है, मेरे बुआ जी के यहाँ जाना है, तो आप बुआ जी के वहां पहुंचते, लेकिन उसके लिए आपने ये सोचा कि मुझे वहां जाना है। अजीब छोटी सी कहानी शुरुआत करता हूं। एक बार क्या होता है कि जयपुर जंक्शन पे रेलवे का जो जंक्शन है, वहां पर एक लाइन लगी हुई है, उस लाइन में अगले बार जो है उसमें टिकट की लाइन लगी हुई है, टिकट के लिए आगे वाली जो सवारी है वो पूछते कि सब टिकट दीजिए देना, तो अंदर से टिकट की विंडो से आवाज आती है कि कहाँ जाना आपको,
तो उसने कहा कि मुझे अंबाला जाना है। उस आदमी को अंबाला की टिकट मिल जाती है, वो अपनी टिकट जेब में रख के लाइन से बाहर निकल जाता है। उसके थोड़ी देर बाद में किसी और जो आता है, उसने कहा भाई जी टिकट नहीं हो। बोला कहाँ जाना है? बोला जी मुझे कोटा जाना है। उस आदमी को कोटा की टिकट मिल जाती है और वो आदमी साइड में निकल जाता है। उसके बाद में तीसरा आदमी आता है, बोला जी कहाँ जाना है? बोला जी मुझे लुधियाना जाना है, लुधियाना की टिकट दी। उसने पैसे दिए, लुधियाना का टिकट लिया, वो भी साइड में निकल गया। इस तरह जो है ना, लुधियाना और दूसरे मुंबई वगैरह सारा जिनको जहां जाना था वहां की टिकट लेके लोग वहां के लिए बैठ गए। अब एक आदमी उस लाइन में था, उसने कहा विंडो वाले से कहा भाई जी टिकट लियो। तो अंदर से विंडो वाला बोल रहा है, बुकिंग विंडो वाला, कि भाई जी कहाँ की टिकट देनी है, कहाँ जाना आपको? तो उसने कहा जी जाना कहाँ है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं है, ये तो मैंने विचार नहीं किया, आपको मुझे टिकट दे दो। तो अंदर से वो क्या कहेगा, यार बेवकूफ आदमी, पहले ये तो सोच कि मुझे जाना कहाँ है, उसके बाद तेरे को टिकट दूंगा। जाना कहाँ है ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ये तो मैंने कभी विचार ही नहीं किया मुझे जाना कहाँ है, जिंदगी में मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है, मैंने इसको सोचा ही नहीं भी। अब जिस आदमी ने लुधियाना का टिकट लिया वो लुधियाना चला गया, जिसने अंबाला का लिया अंबाला चला गया, जिसने मुंबई का लिया मुंबई चला गया। लेकिन एक आदमी 10 साल से आज भी उसी प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, आज भी उसी प्लेटफॉर्म में खड़ा है, जिसको ये नहीं पता कि मुझे जिंदगी में कहाँ जाना है। तो भैया सबसे पहले तो ये डिसाइड कीजिए कि मुझे जिंदगी में करना क्या है। असंभव दुनिया में कुछ नहीं है। मैं आपको आज ऐसे ऐसे उदाहरण दूंगा, ऐसे ऐसे जीवन उदाहरण दूंगा जो दुनिया में ये वो लोग और जिनका ये नहीं था कि वो एक कदम चल पाएंगे, और वो आज जो है ना पूरी दुनिया की टीम बने बैठे, पूरी दुनिया उनके हिसाब से होती है, पूरी दुनिया को अपने हिसाब से आते हैं। ऐसे ऐसे जीवन उदाहरण दूंगा और वो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे ये बातें। कुछ जो है ना कुछ कहानियां काल्पनिक होगी, कुछ कहानियां इस दुनिया में जो लोग आज मौजूद है, जिनको आप जानते हैं, जिनका आपने नाम सुना है, उनके बारे में मैं बात करूंगा। तो जिस आदमी ने ये नहीं सोचा कि मुझे कहाँ जाना है, वो कहीं नहीं पहुंचा। लुधियाना वाला लुधियाना गया, अंबाला वाला अंबाला गया, पंजाब वाला जहां भी जाना था वो चला गया, लेकिन वो आदमी आज भी वही खड़ा है। अब ये कभी हो सकता है, कई बार होता है कि जिसको मुंबई जाना है, हो सकता है कई बार वो मुंबई जाने के लिए बैठे गाड़ी में और 2 स्टेशन पहले जाए ना, ट्रेन खराब हो जाए या बीमार हो जाए या और कोई प्रॉब्लम हो जाए उसको, और वो आदमी मुंबई नहीं पहुंचे। हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो नहीं पहुंचे, लेकिन वो उस दिन नहीं तो 2 दिन बाद में मुंबई पहुंचता है। तो भैया सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ये डिसाइड करें कि आपको करना क्या है जिंदगी में। आपको IAS बनना, RAS बनना, लेक्चरर बनना है या प्राचार्य महोदय की तरह आपको किसी बड़े इंस्टीट्यूट का जो हेड बनना है, ये आप जो है ना आप सबसे पहले ये डिसाइड करें। बाकी चीजें जब आप सोच लेंगे, देखिए एक दुनिया में एक नियम आपने नाम से सुना होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब कुछ लोग इसके पक्ष में, ज्यादातर लोग इसके पक्ष में बोलते हैं कि आप जैसा सोचते हैं, जिस तरह की चीजों के बारे में सोचते हैं वो चीजें आपकी ओर आकर्षित होती है, वो चीजें आपकी ओर। बहुत बार होता है जब आप जा रहे होते हैं और आप किसी चीज के लिए सोचते हैं, अचानक कोई आदमी आता है आपको वही चीज दे देता है। इसी का नाम लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि सेम जैसी आपकी सोच है उसी तरह की जो है उसी तरह के लोगों में आप जाएंगे, उसी तरह के लोग आपसे बात करेंगे, उसी तरह के लोग आपसे मिलेंगे। आप IAS के बारे में सोचेंगे तो आप धीरे धीरे देखना आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो वास्तव में IAS बनने के बड़े इच्छुक है, जो IAS बनने के बारे में सोचते हैं, जो दुनिया में आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं, जो कभी जिंदगी में छोटी सोच नहीं रखते, बड़ी सोच के साथ जिंदा रहते हैं। उन लोग वही लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे और निश्चित रूप से आप वहां पहुंच जाएंगे। तो मेरी बात चल रही थी, हो सकता है कभी ट्रेन खराब हो जाए और जिस बंदे को मुंबई जाना था वो 2 स्टेशन पहले रुक जाए, लेकिन एक दिन वो आदमी दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन जब भी उसको दूसरी ट्रेन मिलेगी मुंबई पहुंचता है। तो सबसे पहला काम है कि आप ये डिसाइड करें कि मुझे जिंदगी में करना क्या है। और ये लाइफ जो है ना, हो सकता है आपको ये लगे कि यार ये जिंदगी कुछ इसी तरह की है, इसमें कुछ नहीं है, ये 2 दिन की जिंदगी है, इसको ऐसे आराम जी लो। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो इसका मतलब आपका कभी अच्छे लोगों से संपर्क नहीं हुआ, आप बढ़िया लोगों से कभी मिले नहीं। ये जिंदगी तो इतनी महत्वपूर्ण है कि आप उसके बारे में सोच नहीं सकते। आप कभी इसके बारे में बैठ के कभी बैठ के 2 मिनट के लिए कभी अपने बारे में अपने से बात कीजिएगा कि मेरी कीमत क्या है। दुनिया में कोई है जो मेरी कीमत लगा सकता है? न तो लगा पाया आज से कोई, न लगा सकता है और नहीं कोई लगा पाएगा। इतनी महत्वपूर्ण। अरे सर जी, कभी एक कुत्ता मर जाए, गाय मर जाए, भैंस मर जाए, कभी गाड़ी से टक्कर लगने से कोई बड़ा मुकदमा नहीं होता है, लेकिन जब 2 महीने का बच्चा किसी गाड़ी से मर जाए ना, 2 महीने की, तो न जाने कितनी तारीखें, न जाने कितने चक्कर को उल्ट के लगाने पड़ते हैं। और उसमें अगर ये साबित हो जाए कि आपने जानबूझ के मारा है तो दफा 302 लग दिया, आपको उम्र कैसी हो सकती है, भले ही बच्चा 2 महीने का हो। इसका मतलब जिंदगी तो इंपॉर्टेंट है। जिंदगी तो कोई खिलौना नहीं है जिसको आप इस तरह से खेल ले उसके साथ। जिंदगी तो बड़ी महत्वपूर्ण है। अब इसके बारे में
जिंदगी को आप किस तरह से लेते हैं? एक बार एक बच्चा होता है, उस बच्चे के पिताजी मर रहे होते हैं, तो पिताजी जब मर रहे होते हैं तो उन्होंने 2 पत्थर के टुकड़े उस बच्चे को दे दिए कि बेटा मैं तो जा रहा हूं इस दुनिया से, ये 2 पत्थर के टुकड़े हैं, तू बेचना मत इनको, बेचना मत, केवल इनकी कीमत पता कर लेना। तो उसके पिताजी मर गए। अब वो उन दोनों पत्थरों को लेके, दोनों पत्थरों को लेके एक सब्जी बेचने वाली होती है, मूली बेच रही होती है कोई महिला, या दूसरी जो सब्जियां बेच रही होती है, उसके बाद चले जाते हैं उन दोनों पत्थरों को लेके। बच्चा चला जाता है और बोला माई मेरे पास 2 पत्थर है, आप मुझे ऐसा क्या देंगे? तो महिला जो सब्जी वाली होती है वो कहते कि बेटा ये उसको देख के आते हैं, बेटा ये मेरे लिए आधा किलो के बट्टे बन जाएंगे, भात बन जाएंगे, और मैं इसके बदले में तेरे को 2 गाजर दे देती हूँ, 2 गाजर दे दूंगी, तेरे को लेना हो तो मुझे देगा, बस ये दे सकती हूँ। तो फिर पिताजी ने कहा था कि बेचने नहीं, केवल आपको इनको इनकी कीमत पता करना है। बच्चा वापस लेने का बोला माई मुझे नहीं बेचने पत्थर, मैं जो है ना आगे जा रहा हूँ। उसके बाद एक दुकानदार के पास चला गया, दुकानदार ने उन पत्थरों को हाथ में लिया, बोला क्या देंगे आप? बोला 500 रुपए के पत्थर है, 500 रुपए में दे दूंगा आपको। उसने कहा कि मुझे नहीं बेचने आपको ये पत्थर। फिर उसके बाद वो पत्थर लिए, थोड़ा और आगे गया, एक सुनार के पास चला गया, स्वर्णकार के पास चला गया, उनको जाके बोलता कि जी मेरे पास 2 पत्थर है, क्या आप ये पत्थर ले लेंगे? तो उन्होंने देखा, अब वो ज्यादा बढ़िया जोड़ी नहीं था, थोड़ा सा कम मार के था, उन्होंने कहा यार ये हीरे हो सकते हैं शायद, मे भी, और नहीं भी हो सकते। तो बोला क्या देंगे आप? बोला मैं इनका आपको 1 लाख रुपए दे दूंगा, 1 लाख रुपए दे दूंगा आपको, अगर मुझे देने को दे दीजिए आप, 1 लाख रुपए मैं आपको दे देता हूँ। लेकिन उसने कहा नहीं बेच दो मुझे। उसके बाद एक बड़े जोड़ी के पास गए, बहुत बड़ा पार्क था, बहुत ही बड़ा एक्सपर्ट था, जिसको किसी मशीन की जरूरत नहीं होती थी किसी हीरे को पकड़ने में। उन स्वर्णकार के पास, उन गोल्डन मेकर के पास गया, गोल्ड मेकर के पास, और बोला कि मेरे पास पत्थर है, आप इनका मुझे क्या देंगे? जब उस आदमी ने उन पत्थरों को हाथ में लिया, उस जोड़ी में, उस पार्क की जोड़ी में, तो उसकी आंखें फटी रहेगी। बोला यार ये तो बहुत बड़े हीरे हैं, दुनिया में इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। तू चाहे तो इस एक पत्थर से, एक हीरे से बहुत बड़े शहर को खरीद सकता है, इतना कीमती पत्थर है। अब इस कहानी से मैं आपको क्या मैसेज देने जा रहा हूं? जिंदगी को भी लोग कुछ इसी तरह से मानते हैं। बहुत सारे लोग तो ये समझते हैं कि कुछ नहीं, 2 दिन की जिंदगी है, इसको ऐश करके आराम से निकाल दो, और जो होना है वो होना है, जो होगा वो, तो उसको 2 गाजर के बराबर या 2 मूली के बराबर समझते हैं जिंदगी को, भाई कुछ नहीं। थोड़ा सा और समझदार होता है वो आदमी, ये समझता है कि यार 500 रुपए की है उस दुकानदार की तरह, कुछ थोड़ा सा और एक्सपर्ट होता है वो 1 लाख रुपए की। लेकिन कुछ ही बंदे होते हैं दुनिया में, कुछ ही बंदे हैं जो ये मानते हैं कि जिंदगी इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। ये तो वो हीरा है पार की जिसको जो इसको परख पाता है उसको पता लगता है कि कितना कीमती हीरा है, इसकी कोई जिंदगी में, कोई दुनिया में कीमत नहीं लगा सकता। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, आपका अगर आप में दिमाग है तो मेरी अगली बात सुन के आपका दिमाग फट जाना चाहिए। मैं क्या करने जा रहा हूं, आप बोर्ड सुनिएगा। दुनिया का 96% मनी, द मनी ऑफ 96% मनी ऑफ द ऑल वर्ल्ड है ओनली 1% पर्सन। दुनिया का 96% पैसा, 96% जो मनी है, केवल 1% लोगों के पास है। अब उन लोगों ने ऐसा क्या कर दिया? मेरे पिताजी ने, मेरे दादाजी ने ऐसा क्या नहीं किया, या आपके पिताजी ने, आपके दादाजी ने ऐसा क्या नहीं किया? क्या वो लोग इस दुनिया में, क्या उनका जन्म कोई अलग तरीके से हुआ? क्या वो पृथ्वी से ऊपर से गिरे हो? क्या उन्होंने कोई? लेकिन इसका एक ही उत्तर है कि वो लोग, उन लोगों ने अपनी कीमत समझी, उन लोगों ने अपनी भाई मैं क्या हूं, मुझे क्यों इस दुनिया में क्या करना है? अरे पैसा दुनिया में सब कुछ नहीं होता है, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि आप दुनिया में सिर्फ पैसे को सब कुछ समझे, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब वो लोग ऐसा कर सकते हैं तो आप और मैं क्यों नहीं कर सकते? मैं और आप क्यों नहीं मान सकते? दुनिया में आदमी जो लड़के से कहा जाता है कि इस तरह का जो शक्तियां हैं, जो बोलना, चलना, क्षमता, ये सारे दिमाग, ये पूरा, ये केवल ईश्वर के बाद, नारायण के बाद अगर किसी के पास है तो वो आप और मैं ही है, वो नर के पास ही है। नारायण के बाद में अगर कोई आदमी सोच सकता है, बात कर सकता है, हाथ हिला सकता है, चल सकता है, खा सकता है, पी सकता है, हंस सकता है, या बिल्कुल प्रकृति को अपने हिसाब से बदल सकता है, तो वो केवल आप और मैं और यूं गए भाई नर ही है, ऐसा केवल वही कर सकता है। तो जब इतनी शक्तियां, इतनी चीज, इतना दिमाग, इतना ब्रेन आपको भगवान ने दिया है, आप अरबों खरबों की संपत्ति लेके दिमाग में घूम रहे हैं, और 500 रुपए के लिए, 700 रुपए के लिए किसी के सामने है, 500 रुपए, 700 रुपए किसी को कह रहे हैं कि मुझे 500 दिए, 700 दिए, 1000 दिए, 2000। जब आपके पास इतना ब्रेन है तो आप उसका पूरा यूटिलाइजेशन क्यों नहीं करते? क्यों नहीं उसके बारे में जानना चाहते कि कुछ लोग ही दुनिया में क्यों सफल
बाकी हम 99% लोग केवल 4% पैसे के साथ जिंदा है, केवल 4% पैसे के साथ जिंदा है। तो ऐसी क्या कमी है हमारे अंदर? इसी चीज में जो है ना जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उस पर हम प्रकाश डालने वाले। दिमाग की, मैंने कहा ना आपको, दिमाग की तो अगर मैं अलग ही कभी मौका मिलेगा आगे कभी सेमिनार तो दिमाग की जो क्षमता है उनके बारे में मैं पूरा डिटेल बताऊंगा आपको। दिमाग क्या कर सकता है? इस दुनिया में कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जिन्होंने दिमाग का लोहा मनवाया है, जो 100 की संख्या को 100 से गुणा करते हैं, बिना किसी 100 डिजिट को 100 डिजिट से बिना किसी कैलकुलेटर गुणा करते हैं। ऐसी खूब सारी जो है ना, मैं विद नेम अगली अगर कभी मौका मिलेगा तो अगले सेमिनार में आपको बताऊंगा। आज मैं उसमें नहीं बोलना चाहता, आज मैं सिंपल फंडाज जो है ना, जिंदगी के सिंपल फंडाज से बात करूंगा कि ऐसा क्या है जिसको हम समझ नहीं पा रहे, क्या है जो बाकी लोग जो है बढ़िया कर रहे हैं मैं बढ़िया नहीं कर पा रहा हूँ। इस तरह की चीजें जो है इस पर आज ये मोटिवेशनल का जो है पहला स्टेप, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। आगे फिर कभी मौका मिलेगा तो इसके बारे में नेक्स्ट कभी होगी तो आगे इसके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे, दिमाग की क्षमताओं के बारे में। अब मैंने कहा ना कुछ लोग वास्तव में कीमत नहीं समझ पाते। एक छोटी सी इसी के रिलेटेड कहानी और है कि एक लोहे की पत्ती, किसी आदमी के पास एक लोहे की पत्ती होती है 200 रुपए की, 200 रुपए कीमत की पत्ती होती है। उस लोहे की पत्ती 200 रुपए की पत्ती, अगर उसकी घोड़े की नाल बना दी उस पत्ती की, उसी पत्ती को जो है गर्म किया, थोड़ा साथे में डाला और उससे घोड़े की नाल बना दी, तो वही लोहे की पत्ती 1000 रुपए की बन जाती है। अब मैं उसकी बात करूं, आदमी किस तरह से अपने जीवन को कर सकता है, किस तरह से उसमें निखार ला सकता है, किस तरह से आगे की जो है ना, आगे के जो स्टेप्स है उसको कैसे वो पार कर सकता है, उसके बारे में बात कर रहा हूं। अगर उसकी घोड़े की नाल बनाते हो 200 रुपए की पत्ती की, तो उसकी कीमत 1000 रुपए हो जाती है। लेकिन अगर उससे आलपीन बना दी जाए, उसी लोहे की 200 रुपए की जो पत्ती है, अगर उसकी कोई आलपीन बना दे, पूरी की आलपीन बना दे, तो उसकी कीमत 10,000 रुपए हो जाती है। अगर सुइया बना दे, उसकी सुई जिसको आप निडल बोलते हैं, अगर निडल बना दे उसकी, तो उसी लोहे की 200 रुपए की पत्ती की कीमत 20,000 रुपए हो जाती है। लेकिन अगर उसी लोहे की पत्ती से गड़ी में लगने वाली स्प्रिंग बना दी जाए, छोटी छोटी बारीक बारीक सी स्प्रिंग आती है, अगर स्प्रिंग बना दी जाए तो उसी लोहे की पत्ती की कीमत 1 लाख रुपए हो जाती है। तो डिपेंड आप पर है, आपने, हो सकता है आज आपको लगे कि मेरी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है, हो सकता है आपको लगे कि आज मैं 200 रुपए की लोहे की पत्ती के समान हूं, लेकिन अब आप उससे आगे क्या करने वाले हैं ये आप पर डिपेंड है। आप या तो बना लीजिए, उसको रख लीजिए लोहे की पत्ती, और या बना लीजिए उसकी गड़ी के अंदर लगने वाली स्प्रिंग, और आपकी कीमत जो है ना, आप जैसा चाहे वैसे अपनी कीमत को कर सकते हैं, उसी तरह से आप बढ़ा सकते हैं, उसी तरह से आप आगे जा सकते हैं। अब जब आप छोटे थे उस टाइम अलग ही चीज आपका एक अलग ही दिमाग हुआ करता था, हर चीज को जो है ना अडोप्ट क्या करते थे आप, जैसे सबने कोई चीज बताई तुरंत दिमाग में बैठ जाती थी। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए या जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं, उसमें ये जो अडोप्टेशन है, जो लेने वाली चीज है, जो क्षमता अडोप्ट करने वाली जो चीज है, उसमें वो चीज पहले वाली जो है वो निखार लेगा। दुनिया में सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी सीखने वाले होते हैं छोटे छोटे बच्चे। छोटे छोटे बच्चे ही जो है ना बहुत बड़े बड़े सपने भी देखते हैं। याद कीजिए, आप जब छोटे थे तो आप कई बार, बहुत छोटे थे तो आपने कई बार हवाई जहाज को देख के सोचा था कि एक दिन में हवाई जहाज लेके आऊंगा, एक दिन में हवाई जहाज में बैठूंगा, एक दिन में एरोप्लेन में बैठूंगा। आपने हेलीकॉप्टर को देख के, आपने किसी और दूसरी बढ़िया चीज को देख के, किसी बढ़िया भवन को, बंगले को देख के निश्चित रूप से आपने उसके लिए सोचा था कि एक दिन मेरे पास जैसी बिल्डिंग होगी। बच्चा जब छोटा होता है बहुत सारे जो है ना बहुत बड़े बड़े उसके सपने होते हैं, बड़े बड़े सपने देखता है, बहुत बड़े बड़े सपने देखता है। वो मेरे पास एक घर होगा, जब वो बड़ा होगा तो बहुत बड़ा बंगला होगा, गाड़ियां होंगी, नौकर चाकर होंगे, स्विमिंग पूल होंगे, दूसरे जो है ज्वेलरीज मेरे पास होगी, गहने मेरे पास होंगे, ये होंगे वो होंगे। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है, आदमी होता है बड़ा, सपने होते हैं छोटे। आप पता क्या सोच रहे जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं या जो कॉलेज में पढ़ने के बाद में कि यार क्या होगा मेरा, मैं कहाँ जाऊंगा यार, कोई 10,000 5,000 20,000 कहीं भी कोई छोटा मोटा जॉब मिल जाए, कहीं भी जो ना मुझे कोई और दूसरा कहीं नौकरी मिल जाए, सरकारी प्राइवेट किसी भी तरह की, तो मैं अपना जो है ना आगे का जीवन बढ़िया निकाल लूं। मतलब आप हो रहे हैं बड़े, सपने हो रहे हैं छोटे। एक चीज बताना चाहता हूँ आपको कि मैंने पहले शुरुआत सेमिनार का इसलिए किया था कि जो आदमी जो सोचता है ना एक दिन वही बनता है। अगर आपकी सोच छोटी होती गई, और परिस्थितियां होती है आदमी की सोच छोटी करने के लिए, छोटा तो अलग चीजें थी, बड़ा हो रहा तो धीरे धीरे उसकी परिस्थितियां उस तरह से हो रही है। अगर आपके सपने बड़े, बड़ी चीज सोचते हैं, और मेरे को भी इसने ट्रेन किया है, जिसने मुझे सिखाया है, उसने ये भी कहा है
कि आपका सपना इतना भयंकर, इतना बड़ा होना चाहिए, इतना जबरदस्त सपना होना चाहिए कि दुनिया कहे कि साला बेवकूफ आदमी, आपके सपने को सुन के कहे कि बेवकूफ आदमी मूर्ख टाइप की बातें कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, एक बार मैंने अपने भाई से कहा कि ना भाई, मैं कोई ऐसा काम करने वाला हूं जिसमें 50,000 रुपये प्रति महीना कमाऊंगा। तो मेरे भाई ने कहा कि हाँ कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, 50,000 कोई बड़ी बात नहीं। फिर मैंने एक दूसरे मेरे एक मित्र थे सुरेश जी से मैंने कहा कि यार सुरेश जी, मैंने 1 लाख रुपये प्रति महीना कमाऊंगा। तो बता सुरेश जी ने कहा था हाँ कमा सकता, कोई बड़ी चीज नहीं, 1 लाख रुपये कोई बड़ी रकम भी नहीं आज के टाइम में। एक मेरा और एक फ्रेंड है दिनेश करके, तो दिनेश जी से मैंने कहा दिनेश भाई ऐसा है मैं 10 लाख रुपये महीने की कमाऊंगा। तो दिनेश बोला कोई बड़ी बात नहीं है, 10 लाख तो थोड़ा है, तो थोड़ा टिपिकल का, लेकिन कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। कब तो सकता बहुत ज्यादा तेरे को मेहनत करनी पड़ेगी, रात दिन तुझे काम करना पड़ेगा, परेशानी थोड़ी सी झेलनी पड़ेगी, लेकिन कर सकता है आराम से। जब तक मेरा भाई मेरा दोस्त ये मान रहा है कि ये काम मैं कर सकता हूं, तब तक चलो मेरा सपना छोटा है, क्योंकि मुझे जिसने सिखाया उसने सिखाया था कि सपना छोड़ के तेरे को जब तक 10 आदमी पागल नहीं कहते, 5 आदमी पागल नहीं कहते, उस काम को मत करना। तो मैंने मेरे एक दोस्त है जितेन करके, मैं कहा जितेन भाई मैंने 1 करोड़ रुपया 1 महीने का 1 करोड़ रुपये कमाऊंगा। तो उसने क्या कहा पता, तब बावलो हो पागल हो गया, तू पागल हो गया, मूर्ख कैसे बेवकूफ की बातें कर रहा है। मुझे मिल गया पहला आदमी जिसने मुझे पागल समझ लिया वास्तव में। उसके बाद मैंने एक और दोस्त से कहा, उसने कहा तू पागल हो गया, फिर तीसरे ने कहा, उसने कहा पागल हो गया, चौथे से कहा पागल हो गया, पांचवें से कहा पागल हो गया, और मुझे मिल गया 5 आदमी जो मुझे मान रहे पागल। इसका मतलब मैं दुनिया में यही करने वाला हूं, यही मेरा सपना है और यही करने वाला हूं। आपके सामने बता के जा रहा हूं, यही करने वाला हूं आने वाले टाइम में। ज्यादा समय नहीं उसमें, लगभग थोड़ा ही बचा है, यही करने वाला हूं। तो ये होता है। अब देख और बता दो आपको इस चीज से रिलेटेड की, कई बार आप जैसे गांव में जाते हैं, गांव में जाके अब आदमी जो दिखता है उसको उसी के बारे में सोचता है। आप गांव में जाके किसी को कि ना मैं पटवारी बनूंगा, बोला बन जाए पटवारी, कोई बड़ी बात नहीं। किसी एक दूसरे आदमी से कहो सुन रहा क्या मैं कलेक्टर बनूंगा, तो बताओ क्या कहता, बढ़ गया सकल देखिए नापा तो है क्या है? तो क्यों? क्योंकि वो लोग पटवारी को सब कुछ मानते हैं, सब कुछ पटवारी मानते हैं। आप देख लीजिए गांव में तो पटवारी जी को भगवान मानते हैं। एक बार एक कलेक्टर जो है ना एक गांव में आता है, एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं, थोड़ी हास्य भी इसमें। तो एक कलेक्टर गांव में आता है, एक बुढ़िया माई होती है, उस बुढ़िया माई का कोई काम छोटा सा गांव होता है, उस बुढ़िया माई के काम को कलेक्टर करवा देता है। तो बुढ़िया माई पता है क्या कहती है, उसको आशीर्वाद देती है कलेक्टर को कि बेटा तूने मेरा काम किया, अब तो इस जन्म में तो जो भी है वो ठीक है, भगवान करे तू अगले जन्म में इससे भी बड़ा अधिकारी बने और तू पटवारी बने। अब कलेक्टर का दिमाग घूम गया। कलेक्टर क्या समझे पटवारी को? अजी कलेक्टर के साथ पटवारी क्या चीज है? तो उसका दिमाग घूम गया। उसने कहा बुढ़िया भाई ये क्या कह रही है, ये क्या आशीर्वाद दे रही है? तो जो कलेक्टर का पीए होता है वो समझदार होता है। उसने कहा कि थोड़ा साफ रोकिए, 1 मिनट मैं आपको बताता हूँ। ये बुढ़िया माई है ना, इसने दुनिया में सबसे बड़ा आदमी पटवारी देखा है। पटवारी के ऊपर इसकी कभी कोई किसी अधिकारी से मुलाकात ही नहीं, और इसलिए इसने जो सबसे बड़ा आशीर्वाद है इसके पास वो आपको दे दिया। तब उसके दिमाग तो ये होता है कि आदमी जिस तरह के लोगों ने जिस तरह की चीज को सोचता है ना, एक दिन वही पहुंचता है, वही जाता है। अब आपने वास्तव में क्षमताएं बहुत है, आप बचपन से याद कर लीजिए, आप में वास्तव में इतनी एनर्जी है, हो सकता है 5 साल बाद 10 साल बाद आप कुछ न कर पाए, हो सकता है आज मुझे जैसे कोई कहते कि ये 3 पन्ने हैं कल पूरे आपको A to Z याद करके आने, हो सकता है मैं नहीं कर पाऊँ। लेकिन जो आपकी उम्र है, जिस स्टेज में आप है, अगर आप ठान ले और शरीर आपको उसके प्रति सकारात्मक, शरीर का बहुत फर्क पड़ता है, शरीर का बहुत फर्क पड़ता है। शरीर को आप जैसे फीडबैक देंगे वैसा ही वो काम करना शुरू कर देता है। अब हमारे स्कूल में एक बच्ची है, मात्र 4 घंटे सोती है, केवल 4 घंटे सोती है, बाकी स्टडी करती रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आराम से एक आम बच्चे की तरह जी रही है, एक आम बच्चे की तरह सब पूरा जीवन चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई समझने में पढ़ने में कोई परेशानी नहीं है। और एक बच्चा या एक बच्ची ऐसी हो सकती है जो 12 घंटे सो रही है,
बाकी जो बच गया उसमें फालतू का टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं 3-4 घंटे दूसरी चीजों में, 1 आधा घंटा पढ़ लिया तो पढ़ लिया, वो भी बच्चे जी रहा होता है, वो भी इस दुनिया में एक आदमी की तरह जी रहा होता है। तो जैसा शरीर को आप फीडबैक देंगे, एक उदाहरण बताता हूं आपको, शरीर जो है ना किस तरह से कार्य करता है। जैसे आपने पढ़ने का सोचा कि ना मैं सुबह आज 101% मुझे सुबह 4 बजे उठना है, आज पक्का उठना है, तो पता शरीर क्या करता है अपने आप। जैसे आप 10-11 बज गए रात को, आप 10 बजे बोला आज मैं 10 बजे सोऊंगा और सुबह 4 बजे उठूंगा, बढ़िया पढ़ाई करूंगा, आज से शानदार पढ़ाई करने वाला हूं। तो आप कह रहे कि मैं सुबह 4 बजे उठूंगा, तो अंदर से पता शरीर अपने आप क्या कहता है, बोला रहे नहीं उठ पाएगा, तेरे बच्चे बात नहीं उठना 4 बजे, बोला नहीं उठूंगा, बोला नहीं उठ पाएगा। हाँ यार, फिर थोड़ी देर बाद में सुना आपने सोच लिया सो ही रहा हूं मैं, अचानक जो है ना टीवी की थोड़ी आवाज आई आपके पास, साथ भी कभी दही थी इस तरह से कुछ आया, और अचानक आपको लगा आप थोड़ी देर टीवी तो देख जाता हूं, सोने गया, अभी तो टाइम हो मेरे पास, और हम 10 बजे वापस टीवी के पास चले गए। आप पक्का तो करना कि 9 बजे सोऊंगा, और 10 बजे आप टीवी के पास चले गए, फिर जाके टीवी चलाया, थोड़ा पानी पिया, घूमे इधर उधर, अचानक टाइम देखा तो 12 ही बज रहे थे, दिल्ली वाला टाइम हो गया, 12 ही बज रहे थे, बोला 12 बज गए यार नहीं उठ पाओ, अब तो नहीं मुश्किल है उठना, तो पता चलेगा हाँ मैंने कहा था ना मुश्किल है उठना, नहीं उठ सकता, कभी नहीं उठ सकता, और उठ के भी क्या कर लेगा, दिन भर तेरे को ना उबासी आएगी क्लास में, तेरे को दिन भर जो है ना नींद आएगी क्लास में, और उठ के तूने पहले भी तो कई बार ऐसा किया है, आज से 6 महीने पहले तूने ऐसा प्रोग्राम बनाया था 4 दिन ही चलाता हो, 4 दिन तो उठा था, उसके बाद में वही स्थिति फिर हो गई थी, तो क्यों परेशान होता है बार बार। अब इसका अपोजिट शरीर ने क्या, आपने कहा नहीं उठ सकता, तो शरीर ने कहा नहीं उठ सकता, नहीं उठ सकता, नहीं उठ सकता, सारी नेगेटिविटी, चारों तरफ से नेगेटिविटी, पूरी तरह से जो ना सारे नकारात्मक, चारों तरफ से नकारात्मक। लेकिन आपने अगर ये कह दिया कि कोई उसी सेम सिचुएशन, आपने टीवी भी देखा 12 बज गए, लेकिन आपने ये कह दिया ना अपने शरीर को कि भाई आज मैं 4 बजे उठने वाला हूं, तो पता अंदर से क्या आवाज आएगी, बोला वो और सोच एक बार और तो नहीं उठ सकता, लेकिन फिर आप दोबारा कह दिया आपने कि नहीं मैं 4 बजे उठने वाला हूं, फिर अंदर से थोड़ा और सोचने एक बार और है, लेकिन अगर आपने तीसरी बार कह दिया ना मैं 4 बजे उठने वाला हूं, पता शरीर क्या कहता है, उठ जाएगा, उठ सकता है। और पहले भी तुमने 3 बजे की ट्रेन पकड़ी है कई बार, वही शरीर जो नेगेटिव फीड दे रहा था अपने आप पॉजिटिव, तो यह वास्तव में ये होता है, ये वास्तव में होता है। अगर आपने ठान लिया कि मुझे 4 बजे उठना है और आपने 3 बार कह दिया उठना है उठना है उठना है, अलार्म बाद में बजेगी, आप पहले उठ गए, अलार्म बाद में बजेगी और आप पहले उठ जाएगी। इसका मतलब आपका जो फीडबैक है वो शरीर आपके बताए अनुसार लेता है, आपने अगर सही तरीके से उसको फीड किया है सही तरीके से लेता है, और वही चीज उल्टी रहती है, बोला कोई नहीं उठ जाएगा यार, दिन में नींद आएगी चाय और पी लेना, एक बार ही कैंटीन में जाके चाय और पी लियो हो जाएगा, पहले तो उठा है, तो वही चीज जो है ना पॉजिटिव हो जाती है। अब होता क्या है कि आप वास्तव में बहुत ताकत के साथ आपने जन्म लिया, इस धरती के ऊपर आए, लेकिन आप ताकत भूल गए। हनुमान जी के लिए कहा जाता है, अभी सर भी बता रहे थे मुकेश शर्मा सर, कि हनुमान जी हर आदमी में एक हनुमान बैठा है, हर आदमी में एक हनुमान बैठा है, हर आदमी एक कम से कम 1 लीटर पेट्रोल लेके अपने अंदर 1 लीटर पेट्रोल लेके घूम रहा है, हर आदमी में पेट्रोल है, हर आदमी बारूद है, हर आदमी में एक हनुमान बैठा है। लेकिन जिस तरह से हनुमान जी की कहानी आपने सुनी होगी कि हनुमान जी जो है ना बचपन में बड़े शरारती होते हैं, और एक ऋषि महात्मा जी होते हैं उनको बार बार परेशान करते हैं, कभी जो ना उनके कार में तिनका चलाते हैं, कभी ऊपर बैठ जाते हैं, मैंने एक टीवी सीरियल में देखा था, तो परेशान हो जाते हैं वो ऋषि महात्मा, और आखिरकार परेशान होकर उन्होंने कहा श्राप दे दिया उनको कि जिस ताकत के जिस बल के ऊपर तू चल रहा है एक दिन तेरी ताकत चली जाएगी। अब हनुमान जी को बच्चे थे तो उनकी मां ने तो अंजनी मां थी, उन्होंने उन ऋषि से प्रार्थना की कि प्रभु ये क्या कर दिया आपने, मेरा बच्चा छोटा था, आपने इस तरह का श्राप दे दिया, इसको क्यों मतलब क्यों इस तरह का श्राप दे दिया। तो उन्होंने निर्णय किया, बहुत प्रार्थना की, और जब बहुत प्रार्थना की तो ऋषि ने कहा, ये होता भी था पहले पुराने जमाने में, ये होता था कि जब मैं श्राप दे दिया तो ले दिया, उसके बाद में उसमें वापस तो लेने का था ही नहीं, सिस्टम नहीं था पहले पुराने जमाने में, बोला वापस तो नहीं हो पाएगा, तो इसको चेंज जरूर करेंगे उसको। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब आप इतना प्रार्थना करते मैं इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देता हूं। थोड़ा चेंज करता हूँ, बोला कुछ तो
कीजिए प्रभु, कुछ तो कीजिए आप। तो मैंने कहा ठीक है, थोड़ा मोटिवेट करता हूँ। अब ऐसा होगा कि इनको कोई अपनी ताकत याद दिलाएगा, कोई अपनी ताकत याद दिलाएगा तो फिर से उनकी कोई भी ताकत आ जाएगी। तो आपने जब रामायण देखी होगी या कोई और दूसरा देखा होगा, रामलीला में देखा होगा कि जब सीता का हरण हो जाता है, उसके बाद समुद्र लांघने की जब बात आती है, तो ये एक बड़ा मुद्दा हो जाता है पूरी राम सेना में। बोला यार इसको कौन जाए, इसके आर पार कौन लगे इसको। तब जामवंत को बात याद आती है। बोला जी हमारे अंदर एक योद्धा है जो पता नहीं कितने करोड़ योद्धन को जो है ना एक छलांग में जो है ना पूरा पार कर सकता है। इतनी ताकत वाला एक इंसान, एक वानर है, एक प्राणी है इस तरह का। तो बोला वो कौन है, उसके बारे में बताओ, जल्दी बताओ, मेरे सीता का पता लगाना है। बोला ये आपके बीच बता हनुमान का। हनुमान जी खुद को नहीं पता था। फिर जामवंत जी ने पूरा उनको बताया कि आप बड़े इस तरह से आपने बचपन में एक बार सूर्य को मुंह में ले लिया, कितने ताकतवर रहे। और उस ऋषि के जो श्राप था उन्होंने जो उसमें काट करके कहा था कि जब वापस याद दिलाए उसके हिसाब से ताकत वापस याद रहती है और वो सिर्फ एक ही छलांग में पूरे समुद्र को लांग जाते हैं। तो यही चीज आपके साथ है। आपने भी एक अनुमान, हर आदमी में एक अनुमान होता है, केवल उसको जो है ना ये याद दिलाते कि तू हनुमान है रे, तू हनुमान है रे, तेरे अंदर बहुत ताकत है रे, सिर्फ ये याद दिला दे तो उसकी ताकत उसको याद रहती है। तो शायद हो सकता है आपके लिए मैं जामवंत बन जाऊं, हो सकता है आप में भी किसी एक की जिंदगी बदल जाए, एक ही सिंगल आदमी की जिंदगी मेरी बात से बदल जाए। हो सकता है अपनी क्षमताओं को पहचान जाए, हो सकता है वो जहां पहुंचना चाह रहा है वहां पहुंच जाए। तो इस सेमिनार की सार्थकता है, इस सेमिनार की सही उपयोगिता है। अब होता क्या है देखिए, आप वास्तव में अपनी ताकत को भूल गए। हकीकत में आपकी ताकत बहुत बड़ी ताकत है। एक कहानी छोटी चीज के बारे में आपको बताता हूं। एक बार एक हाथी का बच्चा होता है। अब ये जो बच्चे पहले सेमिनार अटेंड कर चुके वो सोच रहे भाई सर ये गाड़ी सुनी नहीं है, ये इसलिए तो बता रहा हूं क्योंकि अब नया हम तो क्या करते हैं, हर महीने एक सेमिनार करते हैं। हर महीने सेमिनार, जैसे पहली सेमिनार होगी उसकी कोई भी चीज सेकंड में रिपीट नहीं होती, सेकंड वाली फिर पहली, दूसरी वाली, तीसरी में रिपीट नहीं होती। लेकिन यहाँ तो सबकी पहली सेमिनार है, इसलिए हो सकता है कई बच्चों को लग रहा हो रिपीट हो रही है। तो एक हाथी का बच्चा होता है छोटा सा। उस हाथी के बच्चे को छोटी सी जंजीर से, जिसको आप श्रृंखला कह सकते हैं, जंजीर कह सकते हैं, या मारवाड़ी में कहते तो साकर कह सकते हैं, छोटी सी या रस्सी से बांध देते हैं, छोटी सी रस्सी से। अब वो छोटा बच्चा क्या करता है, बार बार उसको तोड़ने के लिए ताकत लगाता है हाथी का बच्चा, लेकिन वो तोड़ नहीं पाता क्योंकि उसकी ताकत उस समय इतनी ज्यादा नहीं होती है। अब धीरे धीरे वो खूब प्रयास कर लेता है और एक दिन उसके दिमाग में बैठ जाता है कि मैं इसको नहीं तोड़ सकता। जबकि वो बहुत बड़ा हाथी बन चुका है, बहुत बड़ा हाथी बन चुका है, लेकिन उसके दिमाग में बैठ गया कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है, ये चीज मैं नहीं कर पाऊंगा। और धीरे धीरे स्थिति ये हो जाती है कि वो उससे बंधा हुआ रहता है। अब एक हाथी छोटी सी रस्सी से बंधा हुआ, आप देख रहे हैं छोटी रस्सी है, छोटी जो है ना श्रृंखला से बांध देते हैं, जबकि हाथी में इतनी ताकत होती है कि आप सोच नहीं सकते हाथी की ताकत के बारे में। हाथी में इतनी ताकत होती है कि पुराने जमाने में जो 25 हाथी होते थे वो बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ने के काम में ले जाते, जैसे आजकल जेसीबी उखाड़ती है कि वो अपनी सूंड से ना इन ताकत में आके पूरे पेड़ को उखाड़ने लगा। इतनी बड़ी ताकत वाला एक हाथी एक छोटी सी रस्सी से बंधा हुआ है। कुछ इसी तरह की कहानी आपके साथ है। आप हो सकता है आपको कभी लगाओ कोई दिक्कत आई हो छोटे से काम में, आप उसमें सफलता नहीं मिली, आपको दूसरा कोई और काम किया उसमें सफलता नहीं मिली, फिर आपने प्रयास किया उसमें असफल हो गए, तीसरी चौथी बार आप किया और बार बार आप असफल होने से आपने मान लिया कि मैं सफल नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है। आप इस दुनिया के बहुत इतिहास को उठा के देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में जो लगता था कि ये कुछ नहीं कर सकते और बार बार वो बेचारे असफल भी हुए, लेकिन हर असफलता से उन्होंने जो है सबक लिया और आखिर में वो वहां पहुंचे जहां के लिए सिर्फ आप कल्पना कर सकते हैं, सिर्फ सोच सकते हैं उस चीज के लिए भाई वहां भी कोई आदमी जा सकता है, वहां तक वो लोग गए। इसके बहुत सारे दृष्टांत हैं, बहुत सारे जो है ना जीवन उदाहरण है जो मैं आपके सामने जो है ना अगले कुछ समय में जो आपके सामने रखने वाला हूं। पहले तो मैं आपको बताऊं कि आप वास्तव में उस हाथी की तरह होंगे जो बचपन में छोटे से रस्सी से बांध दिया गया और बार बार प्रयासों के बावजूद उसको नहीं तोड़ पाया और आप ये मान बैठे कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप वास्तव में बहुत क्षमता है, आप में बहुत ताकत है। आपकी सारी ऊर्जा अगर एक पत्थर पे लगा दी जाए तो पत्थर के आराम से जो है ना एक बढ़िया सा छिद्र कर सकते हैं आप, इतनी ताकत आपके अंदर है, लेकिन उसको आप समझ नहीं पा रहे। आप ये मान गए कि नहीं, आप उस चील के बच्चे की तरह है। एक बार क्या होता है कि चील का
अंडा होता है वो मुर्गी के अंडों में जाके मिल जाता है। अक्सर आपने पढ़ा होगा, आती रहती है कहानी। वो मुर्गी के अंडों में मिल जाता है। एक दिन मुर्गी के अंडे फूटते, उनमें चूजे निकलते हैं, और चील का अंडा फूटता है, उसमें से एक चील का बच्चा निकलता है। लेकिन चील का बच्चा चूजों के बीच में रह के ये मान जाता है कि मैं इनकी तरह ही हूं, या एक मुर्गी का बच्चा हूं, और धीरे धीरे उसके दिमाग में बात बहुत गहरे तक बैठ जाती है, बहुत गहराई तक ये बात बैठ जाती है, और वो मुर्गी के बच्चे की तरह व्यवहार करना शुरू लेता है। मुर्गी के बच्चे की तरह जो है ना, थोड़ा सा उड़ना, मुर्गी की तरह ही थोड़ा सा है, थोड़ा उड़ना, नीचे गिरे हुए दाना उठा के खाना, इस तरह से। और एक दिन वो चील को देखता ऊपर, एक दिन एक चील को देखता है और एक मुर्गी से पूछता कि ये क्या है। बोला ये तेरे मतलब का नहीं है, तो छोटा है, मुर्गी का बच्चा है, ये तो बहुत बड़ा प्राणी है, ये तो बहुत हजारों किलोमीटर से उड़ सकता है। और वो मुर्गी का बच्चा, वो चील का बच्चा अपने आप को मुर्गी समझते हुए या मुर्गी मानकर, मुर्गी का बच्चा मानकर पूरी दुनिया जो है वो पूरी जिंदगी मुर्गी की तरफ जी के चला जाता है। ऐसा ही कुछ है आपके साथ। आप वास्तव में अपने आप को जो है ना, ये मान रहे हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं, ये मैं नहीं कर सकता, ये मेरे से नहीं होगा। ये चीज आपके अंदर गहराई तक आपके अंदर बैठ गई है, जबकि आपके अंदर वास्तव में इतनी क्षमता है कि कुछ भी असंभव नहीं, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं आप, कुछ भी कर सकते हैं। आपने बहुत सारे लोग, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ एक छोटी सी चीज ने उनकी जिंदगी बदल दिया। एक गोविंद जायसवाल का नाम आपने सुना होगा, आईएएस टॉपर, हिंदी मीडियम का उस टाइम का जो है ना टॉपर, हिंदी टोटल जो है ना 14 रैंक था उनका, सॉरी 40वीं रैंक थी, और हिंदी जो मीडियम वाले बच्चे थे उनमें उनका आईएएस में पहला नंबर था। अब एक किस तरह से उनकी जिंदगी जो है ना इस तरह की हुई कि वो वहां पहुंच गए। एक बार क्या होता है, वो छोटे होते गोविंद जायसवाल जी 5-7 साल की झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, बड़े रिक्शा चलाते हैं, पिताजी बड़े कच्चे से घर होते हैं, इस तरह से रहते हैं। और एक बार एक बच्चे के साथ, एक बढ़िया परिवार का बच्चा होता है जो उसका मित्र होता है, उसके साथ उसके घर चले जाते हैं। जब वहां घर गए तो जो अच्छा परिवार होता है, उसके जो पिताजी होते हैं बच्चे के, वो उनको डांट देते हैं कि बोला यार ये उस बच्चे को डांटते, बोला किसको लेके आ गया तू यार, ये अपने स्टेटस का नहीं है, इसका जो है बैकग्राउंड सही नहीं है, इसको कहां लेके आ गया। अब वो छोटा बच्चा होता है गोविंद जायसवाल, उसकी समझ नहीं आती बात, बोला यार ये इस तरह से क्यों कह रहे होंगे। उसने वो चले गए, उसका बहुत बड़ा अपमान हो गया, लेकिन बच्चा क्या समझे अपमान में, वो चले गए और जाके अपने समाज में कोई आदमी होता है उससे बात करते हैं। बोला इस तरह से मेरे साथ एक घटना हुई, मैं एक बच्चे के मेरे दोस्त के साथ गया था और उन्होंने मुझे इस तरह की बातें की। तो ये बैकग्राउंड क्या होता है, ये मेरे समझ में नहीं आया, मुझे क्यों निकाला वहां से, क्यों मेरी बेइज्जती हुई। तो उस व्यक्ति ने कहा जो उनके समाज का होता है, बोला बैकग्राउंड का मतलब ये है हमारे पास पैसे नहीं, हम कमजोर तबके के लोग हैं, हमारी जो स्थिति है, स्टेटस है, वो ज्यादा बढ़िया नहीं है, हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं है, हम इस तरह से फिक्रमंद करके रहते हैं। और तो गोविंद जायसवाल ने पूछा कि अंकल ऐसा मैं क्या करूं जिससे हमारा स्टेटस भी अच्छा हो जाए, जिससे हमारा बैकग्राउंड भी अच्छा हो जाए। तो मजाक में उन्होंने कह दिया बेटा इसके लिए तो तेरे को आईएएस बनना पड़ेगा, सबसे बड़ी नौकरी दुनिया में आईएएस है, इंडिया की सबसे बड़ी नौकरी आईएएस है। उस बच्चे ने 5 साल के बच्चे ने 6 साल के बच्चे ने दिमाग में बिठा लिया कि अब तो मुझे यही बनना चाहिए, मैं नहीं जानता क्या है, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन मुझे यही चीज करनी है जो अंकल ने बताई है। और उसने रख लिया आईएएस, उठते बैठते जागते सोते रोते कभी, तो उसको दिमाग में एक ही चीज रहती है मुझे यहाँ तक पहुंचना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे अपना बैकग्राउंड से करना है, मैं भी उस बच्चे की तरह जीना चाहता हूँ, मैं उस बच्चे की तरह जो है ना बढ़िया मकान रखना है मेरे पास हो, मुझे बढ़िया जो है ना अच्छी मेरे सब कुछ है मेरे पास। और उसके दिमाग में ही बैठ गई और वो बंदा पहले प्रयास में जो है ना ऑल इंडिया, पूरे इंडिया में 40वें नंबर पे आया और पूरी दुनिया में हंगामा हो गया। और पहली रेटिंग थी अखबार की उस दिन सारे राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जो भी बड़े बड़े अखबार है, नवभारत टाइम्स या जो भी है, उनकी पहली रेटिंग थी रिक्शे वाले का बेटा बना आईएएस, कलेक्टर बन गया। अब एक इसी में क्या होता है गोविंद जायसवाल के साथ कि एक बार उनको 50 रुपए की जरूरत होती है, कुछ किताबें बुक्स वगैरह खरीदनी होती है, तो अपने पिताजी से बोलते हैं पिताजी मुझे 50 रुपए की जरूरत है, आप मुझे 50 रुपए लाके देंगे। उसके पिताजी ने ना कुछ नहीं कहा, दूंगा नहीं दूंगा, कुछ नहीं कहा। राजस्थान की बात है, सुबह जल्दी उठे, रिक्शा लेके पूरी दिल्ली में चक्कर लगाते, पूरी दिल्ली में। उस दिन बरसात हो रही थी और उसके पिताजी जो थे गोविंद जायसवाल के, वो बरसात में रिक्शा चला के 50 रुपए कमा के लाके दिया उन्होंने।
और जब दे रहे थे गोविंद जायसवाल को, गोविंद जायसवाल खुद के शब्द ये, जब वो 50 रुपए दे रहे थे तो उनके हाथ कांप रहे थे, बुरी तरह से उनके हाथ हिल रहे थे। और 50 रुपए लेके, और जब मैंने देखा तो 50 रुपए गीले थे, पिताजी पूरे गीले थे, और हमको बहुत भयंकर बुखार था, जबरदस्त बुखार था। वो 50 रुपए लेके गोविंद जायसवाल और अपने कमरे में जाके इतना रोया, वो कहता कि मैं इतना रोया कि वो उसको आपको शब्द में नहीं बता सकता। और फिर मैंने अपनी डायरी में कुछ शब्द लिखे, और वो शब्द जो है ना किस तरह से थे, उन्होंने लिखा कि खामोशी मुझे जीने में देगी, खामोशी मुझे जीने में देगी, कुछ तो ऐसा करो कि दुनिया में कोहराम बच जाए। जो पिताजी मेरे दिन भर बरसात में रिक्शा चला के मुझे 50 रुपए लाके दे रहे हैं, उस आदमी का, उस इंसान का, उस भगवान का, उस देवता का मैं किस प्रकार से ऋण चुकाऊंगा? क्या करूं मैं इस दुनिया में? और बेटा सिर्फ ये 2 चीजें, माय डियर फ्रेंड्स, सिर्फ ये 2 चीजों ने उसकी जिंदगी बदल दी, और आज गोविंद जायसवाल कलेक्टर है। इसी तरह से एक छोटी सी कहानी और है कलेक्टर के बाद। ये तो मैं वो बता रहा हूं कि इस दुनिया में आपको कभी न कभी उनके बारे में पढ़ने को मिल जाएगा। कभी न कभी आप किसी जिले में जाएंगे तो पता लगेगा कि वहां कलेक्टर कौन है, बोला गोविंद जायसवाल है। कभी न कभी आपके सामने हो सकता है, कभी न कभी उसके बारे में। एक और होते हैं बिहार से ही मेरे गलत लगा दिया, क्योंकि वो दिल्ली के थे। बिहार से एक, मैं नाम तो भूल गया उनका, एक बार इंटरव्यू चल रहा होता, आप यूट्यूब में देख सकते हैं, IAS टॉपर डाल के। तो एक इंटरव्यू, लड़की एक इंटरव्यू ले रही होती है एक IAS टॉपर का, तो वो बंदा कह रहा होता है कि जी आपने उस लड़की ने पूछा कि आपने कैसे संघर्ष किया, आप किसको इसका श्रेय देना चाहते हैं, कौन लोग हैं जो आपको, या क्या क्या ऐसी स्थितियां बनी कि आप IAS बन गए? तो उन्होंने अपनी कहानी कहना चालू किया कुछ इस तरह से, बोला जी मेरे 2 बहन है, मेरी माँ है, हम पहले गांव में रहते थे, फिर दिल्ली में आ गए। मैंने मेरे पिताजी ने माँ को और दोनों मेरी बहनों को ननिहाल भेज दिया, क्योंकि हमारे पास खिलाने के लिए कुछ नहीं था। फिर मेरे पिताजी ने और मैंने, पिताजी जो है कारीगर बन गए, मैं बेलदार बन गया, मजदूर बन गया, मैं मिट्टी पकड़ा था, पिताजी जो है ना उनसे गाड़े जो है ना हमने कच्चा घर बना लिया। तो लड़की कहती है कि भैया फिर तो इसका मतलब आपकी जिंदगी में बहुत सारे दुख है फिर तो। बोला एक्सक्यूज मी मैडम, आप प्लीज थोड़ा सा सही शब्दों का प्रयोग करें। और दुख नहीं थे, वो तो मेरा संघर्ष था। अरे दुख तो मैडम वो होते हैं जिनकी दुनिया में कोई क्षतिपूर्ति नहीं होती। दुख तो वो होता जब मैं मर जाता, और मेरी माँ जो है ना मेरे लिए संताप करती, मेरे लिए विलाप करती, वो दुख था। दुख तो उसको कहते हैं जिसका कोई क्षतिपूर्ति नहीं हो पाई जिंदगी में, वो तो मेरा संघर्ष था। और उसी संघर्ष ने मुझे अपने मुकाम पे पहुंचाया, क्योंकि यही कहा जाता है कि संघर्ष जितना बड़ा होता है, जीत उतनी जबरदस्त होगी। जितना बड़ा संघर्ष उतनी बड़ी जीत, उतने ही जीत का आनंद। तो वो तो मेरा संघर्ष था, दुख नहीं था। तो ये चीजें जो है ना, ये दिन जैसे गोविंद जायसवाल, आपने नोट किया गोविंद जायसवाल क्यों IAS बन गया? क्योंकि एक छोटे से अपमान ने उस आदमी को इतना झकझोर दिया, इतना अंदर से हिला दिया कि उस बंदे ने सोच ही लिया कि अब तो मुझे IAS ही बनना है। तो एक चीज में मैं स्टूडेंट से कहता रहता हूं कि बेटा जिंदगी में 3 आदमी की फोटो अपने घर से लगा ली, 3 आदमी। एक तो लगा ली अपने माता पिता की, उसको मैं एक ही मान रहा हूं, दोनों को उनकी एक फोटो लगा ली। एक लगा ली उन गुरुजन की जिन्होंने आपको सही दिशा दी। और तीसरी फोटो, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं दोनों, लेकिन तीसरी फोटो लगा ली उस आदमी की जिसने कभी आपकी बेइज्जती की। कभी आपको जो है ना बड़े चौराहे पे कभी आपको एक आओ, बड़े बाजार में एक आओ कि तू तेरी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, उस आदमी की फोटो लगा ली हो, और उस फोटो को हमेशा सुबह उठते जागते बैठते हमेशा देखते रही हो, क्योंकि वो आदमी आपको सफल करेगा। बहुत बार माँ कहती है बेटा पढ़ रहे, और आप उस माँ की बात को इग्नोर ही करते रहते हैं, कभी आपने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक बार बस के अंदर आप जा रहे होते और एक कितना छोड़ा होता है, बोला तू क्या चीज है, तू क्या है, तो क्या है पढ़ता होगा, मेरे क्या कर लेगा पढ़ के, क्या पढ़ जाएगा, तो ऐसा क्या है, कलेक्टर है तो मेरे ऊपर। और वो बात जो है ना आदमी की जिंदगी बदल देती है। तो 3 आदमियों को जो है ना जिंदगी में कभी नहीं भूलना चाहिए मेरे हिसाब से। तो बाकी आपकी जो है ना खुद की पर्सनल राय है, अपने माता पिता जिन्होंने सब कुछ आपके लिए दांव पे लगा दिया, अपने गुरुजन जिनका एक ही ख्वाब है कि मेरा बच्चा दुनिया में आगे जाए, मेरा बच्चा जो है ना बड़ा अधिकारी बने, मेरा बच्चा जो है देश की कमान संभाले, मेरा बच्चा दुनिया को सही दिशा दे, मेरा बच्चा दुनिया को हिलाए, मेरा बच्चा जो है ना
ऐसा कुछ करे कि मैं फक्र से कहूं कि ये मेरा स्टूडेंट है। और या फिर तीसरी लगा लीजिए उसे अपमान करने वाले की, जिसने वास्तव में आपको कामयाब कर दिया, जिसकी वजह से आपने दिशा बदल दी अपने जीवन की, जिसकी वजह से आप सोमू जाते हुए रहनवाल की तरफ मुड़ गए, जिसकी वजह से आपने मतलब अपने आप को अंदर तक दूसरी चीज के लिए तैयार कर लिया उस आदमी की। तो ये चीज है। और संघर्ष तो जो है ना, संघर्ष जितने ज्यादा होते हैं, संघर्ष आदमी उसी को देता है, भगवान संघर्ष उसी को देता है, या यूं कहे कि भगवान संघर्ष अगले की औकात के हिसाब से देता है। जिसकी जितनी औकात होती है संघर्ष करने की, उसके हिसाब से आदमी उसको संघर्ष देता है। अगर किसी को आईएएस बनना है तो आईएएस बनने की उसकी औकात है तो उसको आईएएस लेवल के संघर्ष आएंगे। जिसको एलडीसी या जो भी इस तरह की, माफ कीजिएगा कोई छोटी नहीं होती है नौकरी, आप शब्दों पे न जाए, जिसको जो भी बनना है उसके हिसाब से उसके संघर्ष होते हैं। और संघर्ष का मतलब ये है कि जितना बड़ा संघर्ष होगा भगवान उतने बड़ा आपको ज्यादा आशीर्वाद देगा, उतनी बड़ी जो है आपको वो चीज जो आप चाह रहे हैं वो आपको मिलेगी। संघर्ष ही डिसाइड करते हैं। जैसे आपने भगवान से कभी कहा, अब थोड़ा माध्यम उसका चेंज कर देता भगवान, कभी प्रभु से आपने कहा प्रभु ईश्वर मुझे एक ताकतवर शरीर चाहिए। अब आज का कलयुग है, इसमें यूं तो एनिमल भगवान आएंगे मुकुट उकुट लगा के प्रकट होंगे, फिर समाधि रिकवरी होगी, तो इस तरह से आवाज आएगी, बोला बस ऊपर देख और अंदर से यूं निकलेगा कुछ, आप जो है ना मतलब यूं तो होगा नहीं। अब जैसे आपने कहा कि प्रभु मुझे मजबूत शरीर चाहिए, तो भगवान पता क्या करता है, भगवान इस तरह से आपको मजबूत शरीर देगा। वो कैसे देता है, वो क्या करता है, आपके मोहल्ले में एक आदमी, ऐसे आदमी को, नया आदमी को लाके डाल देगा जिससे आपकी बनती नहीं, बिल्कुल नहीं बनती है। आप उसको देख के, वो आपको देख के एक दूसरे को मारने को उतार हो जाते हैं। और बार बार अगर ऐसा होता रहा तो आप ये सोचेंगे कि यार मैं क्या करूं इसके लिए, और आप अपने आप ही जिम जाना शुरू कर देंगे, क्योंकि कभी भी लड़ना हो सकता है उससे। या फिर और दूसरा जो है ना, और दूसरा दौड़ना चलना जबरदस्त अपने आप को एक्टिव कर लेंगे कि यार कभी भी साला फेंक सकता मेरे उससे बनती नहीं है। और धीरे धीरे आपको मिल जाएगा मजबूत शरीर, भगवान ने दिया है, लेकिन थोड़ा सिस्टम को चेंज कर दिया, क्योंकि ये कलयुग है, डायरेक्ट प्रेजेंट नहीं हो सकते, मना किया हुआ है, डायरेक्ट नहीं होते हैं। अब थोड़ा सिस्टम और संघर्ष की जिंदगी है। अमिताभ बच्चन का नाम तो आपने सुना होगा। अमिताभ बच्चन एक महानायक, सदी का मिलेनियम स्टार जिसको कहते हैं। एक बार अमिताभ बच्चन का, जानते हैं जो स्टाफ के मेंबर्स है, एबीसीए ने कंपनी बनाई थी उन्होंने, अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और उसकी बहुत सारी फिल्में धड़ाधड़ी आई थी। मैं कोई 37 नोवें पढ़ता था उस टाइम, फिल्मों का बड़ा शौक रहा मुझे पहले, तो नवी दस्ती के अंदर जो है ना उनकी बहुत सारी फिल्में आई, और सारी फिल्में इतनी बुरी तरह से पिटी कि अमिताभ बच्चन को 100 करोड़ रुपए का कर्जा हो गया, 100 करोड़। और जो उनका बच्चा अभिषेक बच्चन, वो उस टाइम बड़ा छोटा 37 में पढ़ता था बाहर इंग्लैंड में। अमिताभ बच्चन इतने मजबूत व्यक्ति थे कि उन्होंने कभी किसी को यह जाहिर नहीं होने दिया कि मेरे 100 करोड़ रुपए का कर्जा है, लेकिन अंदर से बड़े टूटे हुए थे। उन्होंने गाड़ियां बिक गई, जेवर बिक गए, सारा जो है ना, केवल उनका रहने का जगह बस उनके पास थी, बाकी सब कुछ, और 100 करोड़ उनका रोम कर्जे में डूब गया, रोम उनके बड़ी ऐसी स्थिति में। लेकिन कभी अपनी पत्नी से या बच्चे से उन्होंने जाहिर नहीं होने दिया। हालांकि दोस्तों को जरूर कहा यार मेरी जो पार्किंग है, मेरी जो बिल्डिंग है उसमें जो पार्किंग है, वहां मेरे सारे दोस्त जो है, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि सारे दोस्त वहां लाके अपनी अपनी गाड़ी पार्क कर दे, ताकि लोगों को यह भ्रम बना रहे कि अमिताभ बच्चन के पास कुछ तो है। लेकिन अमिताभ बच्चन खुद कहते हैं कि मुझे उस समय बड़ा आश्चर्य या बड़ा यूं अजीब सा लगा कि जो दोस्त मुझे मेरे मतलब पक्के दोस्त थे, उन लोगों ने भी जो है गाड़ी पार्क करने से मना कर दिया। और एक दिन जो है उनके पिताजी हरिवंश राय बच्चन, जिनको बाबूजी कहते थे सारे लोग, वो बैठे करते, और वहां के अमिताभ बच्चन के सामने बैठ गए। तो हरिवंश राय बच्चन के बारे में अगर आप पढ़ते भी होंगे जरूर, हिंदी लिटरेचर में कभी ये जो अग्निपथ इस तरह कविता उनकी है, पढ़ा हुआ अग्निपथ या इस तरह जो पिक्चर में भी डाला था उस कविता को अग्निपथ। तो बड़े अच्छे कवि रहे। तो उनके पास अमिताभ बच्चन जाके बैठ गए। अमिताभ बच्चन को देख के उनके पिताजी बोला अमिताभ कोई नहीं कोई परेशानी है तेरे को, और तुम बार बार छुपा रहा उस परेशानी को, कुछ ना कुछ ऐसा है जो तुम बता नहीं रहा।
बोला नहीं बाबूजी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूं, ऐसे ही बस थोड़ा सा दिक्कत थी। बोला नहीं बेटा कुछ तो है। तो अमिताभ बच्चन जो है टूट गए अंदर से और रोने लगे बाबूजी के सामने। बोला जी मेरे ये स्थिति हो गई कि मेरे 100 करोड़ रुपए का कर्जा हो गया और अब मैं क्या करूं, मैं कैसे जीऊं। दोस्तों से कहा तो उन्होंने भी कहा साफ। तो एक लाइन उनके बाबूजी ने सिर्फ एक लाइन बोली, एक मतलब पैरा बोला और उस पैरे से उस लाइन से उस पंक्ति से फिर से वही अमिताभ बच्चन खड़ा हो गया जो आज आप उसको देखते। और पता है उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा अमिताभ इधर देख, जिंदगी में संघर्ष नहीं, जिंदगी में संघर्ष नहीं है, जब तक संघर्ष है तब तक की जिंदगी है, जब तक संघर्ष है तब तक की जिंदगी है। अरे बिना संघर्ष जिंदगी नहीं है। और एक लाइन ने अमिताभ बच्चन को फिर से खड़ा कर दिया और वो बंदा रात को उठ के पास में यश चोपड़ा का मकान होता है उनके पास चला गया। बोला जी मुझे काम चाहिए। तो यश चोपड़ा को बड़ा आश्चर्य हुआ यार, जिस सुपरस्टार के लिए प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की लाइन लगी रहती है वो बंदा मेरे से काम मांग रहा है। तो उन्होंने कहा, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, बोला जो आदमी जिसके लिए लाइन लगी रहती साइन करने के लिए वो बंदा मेरे से काम मांग रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं मुझे काम चाहिए, आप मुझे काम दो। तो यश चोपड़ा बोले कि क्या लेंगे आप, कितना पैसा लेंगे एक फिल्म के लिए आप। तो अमिताभ बच्चन ने कहा कि पैसा जो भी आपको सही लगे वो आप दे देना मुझे, क्योंकि मांगने वाले की कीमत नहीं होती है। जब आप मेरे पास मुझे साइन करने जाते हो आपको बताता मैं 2 करोड़ लूंगा, 5 करोड़ लूंगा, 10 करोड़ लूंगा, लेकिन जब मैं चल के आया हूं आपके पास तो जो भी मुझे आप देंगे वही मैं आपको ले लूंगा। इसी दौरान क्या होता है, आखिर उसके बाद में जो है ना यश चोपड़ा ने जस्ट उसके बाद एक पिक्चर बनाई मोहब्बतें करके, आपने देखी हो तो उस मोहब्बतें में वो अमिताभ होता है जो 100 करोड़ के कर्जे में डूबा हुआ है। नेचुरलिटी नहीं होती, जिस अमिताभ की आवाज है जिस तरह का वो होता है वो मोहब्बतें में थोड़ा सा आप देख रहे टूटा हुआ अमिताभ बच्चन है, उसमें वो कर्जे वाला अमिताभ बच्चन है, उसमें वो नेचुरलिटी वो चीज नहीं थी जो अमिताभ जिसके लिए जाना जाता था। और उसके बाद में इसी बीच में क्या होता है कि जीटीवी वाले गोयल साहब, जीटीवी जिसका देखा हुआ आपने जीटीवी, गोयल साहब आते हैं और आके अमिताभ से कहते हैं कि जी हम आपका जो ये घर है आसियाना ऐसे कुछ नाम है पता नहीं भूल गया मैं, उस घर को फिल्माना चाहते हैं और दुनिया को दिखाना चाहते हैं। अगर आप हमें अनुमति दें तो हम इस घर को जो है पूरे को फिल्मा के दुनिया को दिखाना चाहते हैं और हम ये दिखाना चाहते हैं कि देखो ये है अमिताभ का बंगला, ये है अमिताभ का बेडरूम, ये है अमिताभ का बच्चे का बेडरूम, और इससे जो ना हम आपको जो भी इनकम होगी, जो भी चीज टीआरपी में मिलेगी उसके बदले में हम आपको पैसा देंगे इसका। तो अमिताभ ने कहा कि मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, मैं पहले से कर्जे में बड़ा दुख में चल रहा हूँ और आप इस तरह से मुझे जो है प्रताड़ित न करें, मैं मतलब हाथ जोड़ने को लेकिन इस तरह से न करें। उसके बाद में क्या होता है, देखो इसकी वक्त आता है अमिताभ बच्चन का। उसके बाद में क्या होता है, जीटीवी वाले जो कौन बनेगा करोड़पति देखा होगा आपने केबीसी, वो कौन बनेगा करोड़पति जो जीटीवी से सबसे पहले लेके आया था, उसके दिमाग में आता पहले आइडिया। तो गोयल साहब उनके पास चले गए, बोला कि अमिताभ बच्चन जी हम जो है एक प्रोग्राम लेके आए, क्या आप हमारे होस्ट बनेंगे? तो उन्होंने साहब बना कर दिया, बोला आप वही गोयल साहब है जिन्होंने मेरे बुरे समय में या यूं कहे कि अभी थोड़े दिनों पहले आपने जो है इसको जब मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा। उसके बाद में ये आइडिया चुरा लिया स्टार प्लस में, कौन बनेगा करोड़पति, और स्टार प्लस वाले जो है ना इसको लेके अमिताभ बच्चन के पास गए और अमिताभ बच्चन उसके लिए तैयार हो गए और अमिताभ बच्चन ने कौन बनेगा करोड़पति जो कर आज तो टीआरपी में हो सकता है उसकी क्या रेंकिंग है, लेकिन एक वक्त ऐसा आया था कि कौन बनेगा करोड़पति जब चलता था तो बच्चे रुक जाया करती थी, गाड़ियां रुक जाया करती थी, सारे जो है ना कस्बे सुनसान हो जाया करते थे, हर आदमी टीवी के साथ चिपक के कौन बनेगा करोड़पति देखता था। और उसी अमिताभ बच्चन को जिसका जो इतना टूट गया था 100 करोड़ कर्जे में डूब गया था, उसी अमिताभ बच्चन को वापस खड़ा कर दिया उस कौन बनेगा करोड़पति ने। और गोयल साहब ने एक बात कही अमिताभ बच्चन के लिए, बोला शेर होता है जिंदगी में कभी घायल भी होना शेर, उसको छेड़ना दीजिए, क्योंकि उस जीटीवी को इतना बड़ा नुकसान अमिताभ बच्चन जब ऐसी स्थिति में होता है उस समय उनका सिर्फ उसको फिल्माने के लिए जाना अमिताभ को बुरा लगता है और अमिताभ जो है ना उसकी वजह से उस प्रोग्राम को तोड़ देते हैं, उसका सबसे बड़ा खामियाजा जीटीवी को भुगतना पड़ता है और स्टार प्लस एकदम से सामने उभर के आ जाता है। तो इस तरह की चीजें होती है। तो संघर्ष जब तक संघर्ष है तब तक की जिंदगी है, संघर्ष में ना कुछ नहीं है, आप जितना संघर्ष करोगे उतना ही आपके अंदर निखार रहेगा, उतना ही आप मजबूत होते जाएंगे और जिंदगी उतनी जो है ना अच्छी होती जाएगी। संघर्ष के लिए जो है ना एक बार एक किसान होता है, किसान के पास भगवान आते हैं, तो भगवान को किसान कहता है कि प्रभु आपने मुझे बड़ा परेशान किया है, जब बरसात नहीं चाहिए तब तो आप बरसात करते हैं,
जब सूखा चाहिए तो बरसात करते हैं, जब बरसात चाहिए तो सूखा रखते हैं, और जब कम तापमान चाहिए फसल के लिए तो आप गर्मी ज्यादा कर देते। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप जब आप मुझे देने आ गए तो प्रभु एक काम कर दीजिए, आप 1 साल के लिए मुझे सिर्फ ये इतनी शक्ति दी जाइए कि जब चाहूं जब बरसात हो जाए, जब चाहूं जब सूखा आ जाए, जब चाहूं जब नमी आ जाए, इस तरह से। तो कहा ठीक है भाई, तथास्तु, भगवान चले गए। भगवान ने जो है ना फसल बोनी थी, बोला बरसात, तो किसान को जो फसल बोनी थी बोला बरसात, बरसात हो गई। किसान ने बो दिया, बोला स्टॉप, रुक गई। फसल बोती, फसल जो है ना उग गई, बड़ी हो गई। जब चाहता बरसात हो जाती, जब चाहता रोक देता, जब चाहता सूखा हो जाता, जब चाहता जितना चाहिए उसके हिसाब से उसने किया। और वो बड़ा खुश हो रहा, क्या फसल खड़ी है, शानदार, हरी बड़ी बड़ी लंबी लंबी, बहुत तगड़ी फसल हुई। उसके बाद उसको काटना है, फसल को काटने के बाद में जो है ना जो खलियान होता है, खलियान से उस फसल को जब निकालना होता है, थ्रेशर चलाता है, तो दाना एक भी नहीं निकलता, सिर्फ सूखे जो है ना खोके निकलते हैं पूरे, केवल खोके ऊपर की जो है ना पुष्प के जो बाकी भाग वो निकलते हैं, अंडाशय को और बीजांड को छोड़ के, ये साइंटिफिक भाषा में। तो बाकी तो उसने कहा प्रभु ये क्या मजाक कर दिया मेरे साथ, आपने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ धोखा किया आपने कहा जो चाहे वो कर लेना, मैंने सब कुछ किया, सही टाइम पे पानी दिया, सब कुछ किया, लेकिन मेरे तो फसल जो है ना उसमें दाने नहीं, बीज ही नहीं पड़े। तो भगवान ने कहा कि गलती तेरी थी। फसल जो होती है ना वो केवल समय में पानी देने से इस तरह से नहीं होती है, उसको संघर्ष भी करना पड़ता है, और संघर्ष में सूखा है या ज्यादा पानी बच गया, और वो सारे संघर्ष से फसल मजबूत होती है। अब तूने फसल को जो है संघर्ष करने नहीं दिया और दाने छोटे रहे, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आपने जैसा कहा वैसा मैंने किया, गलती आपकी खुद की है कि आपने फसल को संघर्ष नहीं करने दिया और फसल में दाने बढ़े ही नहीं। तो ये चीज होती है, संघर्ष अति आवश्यक है, संघर्ष बहुत जरूरी है। जैसे बोटनी इसमें जूलॉजी में बटरफ्लाई जो होती है, एक बार एक जूलॉजी के प्रोफेसर सर होते हैं, तो एक बटरफ्लाई जो है अंडे से बाहर निकल रही होती है, बच्चों को दिखा रहे होते हैं कि इस तरह से ये अंडा, इसमें बटरफ्लाई बाहर आ रही है। आप मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाके आ रहा हूँ, आप जो है ना इसमें से आप में से कोई भी इसको छेड़े नहीं। अब उस डिसिप्लिन क्या होती है, संघर्ष कर रही होती है निकलने के लिए अंडे को तोड़ के। अब एक बच्चे को दया आके बोला था कितना संघर्ष कर रही है, निकल नहीं पा रही है, और उस बच्चे ने क्या किया, उसको अंडे के कवच को तोड़ के तितली को बाहर निकाल के रख दिया। अब प्रोफेसर साहब जब वापस आए तो उन्होंने कहा आपने छेड़छाड़ तो नहीं की, बोला नहीं वो थोड़ा सा किया, वो क्या निकल नहीं रही थी, परेशान हो रही तितली, इसलिए ना उसको निकाल के हमने बाहर रख दिया। तो उन्होंने कहा आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, देखना थोड़ी देर में तितली मर जाएगी, और वास्तव में तितली थोड़ी देर बाद में मर गई। तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों हुआ सर, मैंने तो हैरत किया था। बोला हैरत नहीं करना था, इसको संघर्ष करना जरूरी था। जब ये संघर्ष करती, जब ये संघर्ष करते इसके पंख मजबूत होते, जब ये संघर्ष करते तो इसके अंदर बाहरी वातावरण से लड़ने की ताकत आती, जब ये संघर्ष करते और दूसरी जो है ना अडेप्टेशन या अनुकूलता इसमें आती और ये जिंदा रहती। लेकिन आपने इसके संघर्ष को आसान कर दिया, और संघर्ष को आसान करने से इसलिए मर गई। इसलिए जिंदगी, लाइफ जो है, संघर्ष लाइफ का पर्याय कह सकते हैं, जीवन का पर्यायवाची शब्द कह सकते हैं संघर्ष को। संघर्ष जब तक है तब तक ही जिंदगी है, जीवन तब तक ही है जब तक संघर्ष है। बिना संघर्ष तो जीवन वास्तव में यूं मान लीजिए कि हो सकता है बहुत सारे लोग जिनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी पर्याप्त मिल जाती है, बहुत सारी चीजें पर्याप्त मिल जाती है, और संघर्षों को कम करना पड़ता है, लेकिन जीत का आनंद वही लोग उठाते हैं, वही जिंदगी को बढ़िया तरीके से, जिंदगी को उसी बढ़िया तरीके से वही लोग जीत पाते हैं जिन्होंने संघर्ष करके अपने मुकाम को पाए, जिन्होंने संघर्ष किया है, जिन्होंने कभी अपने भाग्य में भरोसा नहीं किया, जिन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि यार ये चीज हो ही नहीं सकती। उन्होंने कहा कि सब कुछ होता है इस दुनिया में, सब कुछ होता है। जब एक विकलांग आदमी रेस कर सकता है, जब एक बिना पैरों का आदमी समुद्र में तैर सकता है, तो इसका मतलब दुनिया में सब कुछ होता है, सारी चीजें होती है दुनिया में, असंभव कुछ नहीं है। केवल आप उसके बारे में सोचें, उसको करने के बारे में सोचें, आप उसके लिए तैयार रहें, आप उसके लिए आगे बढ़े, निश्चित रूप से जो भी आपको चाहिए वो आपको मिलेगा, वो चीज आपको मिलेगी। सचिन तेंदुलकर के लिए एक बड़ी उनके जीवन में, जब वो छोटे क्रिकेट उन्होंने खेलना शुरू किया था, तो उनके जीवन में एक ऐसी घटना होती है, और वो छोटी सी घटना आज का जो क्रिकेट का भगवान जो कहते हैं, क्रिकेट का महानायक कहते हैं, उस छोटी सी घटना ने उसको महानायक बनाया। तेंदुलकर उनका दूसरा टेस्ट मैच होता है पाकिस्तान के साथ,
वकार यूनुस और वसीम अकरम जैसे बहुत बड़े फास्ट बॉलर होते हैं और तेंदुलकर उनके सामने जाके खड़ा हो जाता है। उस समय स्थिति यह रहती है कि 24 रन तक 6 विकेट गिर चुके होते हैं। तेंदुलकर जो है उनको बैटिंग पे लिए भेजा गया। अब वकार यूनुस और वसीम अकरम जो है ना अपने जमाने के बहुत फास्ट बॉलर है। उनकी बॉलिंग इतनी मतलब क्या कहें आपको, हालत खराब थी। वो एक ऐसी जोड़ी हुआ करती थी कि उसके सामने जब कोई बल्लेबाज जाता था तो हताश वो इसलिए हो जाता था कि वकार यूनुस और वसीम अकरम को वो पहले बॉलिंग करते हुए देख चुका होता था कि यार ये बच्ची बात नहीं है। तो उस समय तेंदुलकर जाके उनके सामने वकार यूनुस के सामने खड़ा हो गया और वकार यूनुस ने एक फास्ट बाउंसर डाला। तो पहला जो बॉल था वो उनके सिर के ऊपर से निकल गया, बच गया थोड़ा। वो सामने नवजोत सिंह सिद्धू बैटिंग कर रहे थे तो नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि मेरे खुद को बॉल नहीं दिख रही थी। स्थिति यह थी कि मैं क्या करूं। तेंदुलकर ने दोबारा फिर सामने किया, उधर फिर वकार यूनुस दौड़ के आए और दौड़ते हुए सीधा बॉल डाला और बॉल आके सीधा उनके हेलमेट में से घुस के और सीधा नाच के ऊपर हेलमेट उतारा, गिर गए वही। उधर से ठीक जो टेरिस पकड़ा लेके और रोई लगाई, उनको थोड़ा संभाला। कभी कम से कम 5 मिनट में तो होश नहीं आया तेंदुलकर को। छोटा सा था, 16-17 साल की उम्र थी, पहला दूसरा टेस्ट था, तो बड़ी हालत खराब हो गई। उसके बाद में सबने ये डिसाइड कर लिया कि अब तो इनको रिटायर कर देना चाहिए, रिटायर्ड हायर कर देना चाहिए इनको फिर दोबारा बुलाने के बाद में। और फाइनली ये फैसला कर लिया सबने, तेंदुलकर को छोड़ के बाकी लोगों ने फैसला कर लिया कि इनको रिटायर कर देते। थोड़ी देर बाद में और बुला लेंगे, बाद में बुला लेंगे रिटायर करके। और स्थिति वास्तव में बड़ी विकट हो गई। तो तेंदुलकर को जो है उनके किसी ने पहुंचा, उसको थोड़ा सा कोई मेडिसिन वगैरह हल्की फुल्की दी। जब उनको होश आया तो उनको भाई चलो ठीक है आप जाओ पेविलियन जाओ। तो बोलो आप पेविलियन क्यों, मैं खेलूंगा, मैं खेल रहा हूँ। बोला नहीं आपकी। तो तेंदुलकर ने जो है ना सीधा ये कहा, बोला नहीं मुझे नहीं देना, मैं खेलेगा। आपने पढ़ा भी होगा जब तेंदुलकर रिटायर्ड हुआ अभी थोड़े दिनों पहले, तो उसमें यह आया था मैं खेलेगा ने बनाया क्रिकेट का भगवान। और उस दिन उसके 2 शब्द मैं खेलेगा, ये 2 शब्द जो है ना उस क्रिकेट के महानायक को, उस क्रिकेट के भगवान को भगवान बना दे, महानायक बना दे। और वो बंदा दोबारा खेला और नवजोत सिंह सिद्धू और तेंदुलकर ने 6 विकेट के लिए 105 रन नाबाद जोड़े और वो टेस्ट ड्रा हो गया, जिसको भारत लगभग हार ही गया था। उस टेस्ट को उस बंदे ने ड्रा करवाया। तो ऐसी स्थितियां कई बार आती है, बहुत बार आती है। बहुत सारे लोग जो है ना, बहुत सारे लोग हार मान जाते हैं, बहुत सारे लोग मैदान छोड़ देते हैं। और जो मैदान नहीं छोड़ते वही विजेता या विनर बनते हैं, वही योद्धा बनते हैं और वही दुनिया पे राज करते हैं। वही लोग हैं जो दुनिया के, वही 1% लोग हैं दुनिया के, वही 1% लोग हैं जो दुनिया का 96% पैसा लेके बैठे हैं। 96% ऑफ द मनी उन 1% लोगों के पास है जो हिम्मत नहीं आते, जिन्होंने जो ठान लिया उसको करके छोड़ते हैं। कभी कैसी परिस्थिति आ जाए, असंभव मैंने कहा ना कुछ नहीं है, कैसी परिस्थिति आ जाए, किसी तरह की स्थितियां बन जाए, वो लोग वहां पहुंचते हैं, वो लोग वहां जाते हैं। कभी जो है ना, कभी किसी भी स्थिति में वो लोग मैदान नहीं छोड़ते। तो इस तरह से जो है ना तो चलाना है क्या वो करें बसें वगैरह बिगड़ जाएंगी, मुझे लग रहा है काफी कम भी हो गए। नहीं फिर डूब जाता है, छोटी छोटी बातें डूब जाता है। बहुत लंबी है, काफी लंबा ही चलता है। आप चाहे तो यूट्यूब पे जो है ना, यूट्यूब पे आप राजधानी पचकोटिया डाल के या डॉक्टर रमेश यादव डाल के बहुत सारी संख्या उसके ऊपर पड़ी हुई है। और मुझे लग रहा है शायद क्लोज ही कर देना चाहिए, क्योंकि एक तो गर्मी वाला ज्यादा हो गया टॉपिक नहीं हो सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा परिस्थिति के हिसाब से, गर्मी के हिसाब से मेम्स वगैरह भी इधर स्टाफ मेंबर्स भी और सारे लोग जो है बच्चियां भी दुख में परेशानी हो रहे। तो नेक्स्ट भी ईश्वर ने कहा तो सही टाइम पे शुरू करके सही टाइम पे पूरा करेंगे। और मैं तो आपसे ये कहूंगा, अगर मेरी बात किसी एक आदमी ने अगर थोड़ा सा बारूद कर देती है, पेट्रोल कर देती है, पेट्रोल तो वैसे आपके पास है, और मेरी जो बात है किसी के उस पेट्रोल पे आग लगा देती है, तो इस सेमिनार की सार्थकता हो। अब आज कुछ मौसम लेट हो गया, थोड़ा कोहरा टाइप में रहा, इसलिए लेट 11 बजे शुरू करते साथ मेरे साथ ज्यादा लंबा कर। साथियों, बाहर से आए हुए महानुभावगण, प्रिय छात्र छात्राओं, आज की ये सेमिनार बहुत ही महत्वपूर्ण थी। मोटिवेशन को लेकर बच्चों को प्रेरणादायक
ये सेमिनार आपके लिए लाभान्वित होगी ऐसी मुझे आशा है। आज के मुख्य वक्ता और मोटिवेटर डॉक्टर रमेश जी यादव ने बड़े ही सारगर्भित शब्दों के माध्यम से आपको मोटिवेट करने का प्रयास किया है। इनके अनुसार आप अपने आप को पहचानिए, अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए, सपने आप ऊंचे देखिए, लेकिन यहां मैं ये कहूंगा कि केवल सपने देखने से ही नहीं, उन सपनों को साकार करने के लिए आप समय का सदुपयोग कीजिए और आप प्रयास कीजिए। सपने हमेशा वास्तव में ऊंचे ही देखने चाहिए, लेकिन उनको केवल सपने देखने से ही जीवन सफल नहीं होता है। उन सपनों को साकार करने के लिए समय का सदुपयोग करें और उसकी ओर बढ़े। आप प्रयास करें कि जो सपने आप देख रहे हैं वो लक्ष्य आप प्राप्त करें। ऐसा अगर आप करते हैं तो आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे, अपने करियर में अच्छा बना पाएंगे। समय बहुत ज्यादा हो गया है, धूप भी है, जैसा यादव साहब ने कहा। ये तो हमारे अरविंद की जो है वो एक जिद थी थोड़ी सी कि बाहर करूंगा, वरना ये धूप वाली परेशानी जो है वो हमारे सामने नहीं थी। हमारे पास में बहुत ही बढ़िया सेमिनार हॉल है, ऊपर 102 फीट लंबा और 25 फीट चौड़ाई में इतने सारे बच्चे जो हैं वो उसमें आराम से बैठ सकते थे और ये प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि हम भी देख रहे हैं कि सब इसी बात से जो है बीच में उठते जा रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, अच्छा हुआ सब आज की जो सेमिनार है वो सफल रही। इसके लिए मैं आज के मुख्य वक्ता रमेश जी यादव और इनकी पूरी टीम को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने अपने विद्यालय के से समय निकाल करके हमारे बीच में आकर के हमारे स्टाफ को और हमारे बच्चों को, छात्र छात्राओं को आपने मोटिवेट किया, अभिप्रेरित किया। इस सेमिनार के माध्यम से आप धन्यवाद के पात्र हैं। भविष्य में भी आप इसी प्रकार से जब भी याद किया जाए आप आते रहेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और धन्यवाद मैं देना चाहूंगा हमारे छात्र संघ के पदाधिकारियों को, अरविंद यादव और इनके सहयोगी टीम में भी पदाधिकारी, जिनके प्रयासों से आज ये सेमिनार संपन्न हुई है, इनको भी धन्यवाद। और हमारे स्टाफ को धन्यवाद जिन्होंने ये व्यवस्था की और इसे सुना, और छात्र छात्राओं ने बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से बहुत लंबे समय तक इंतजार करके भी आपने बहुत ही लंबी चौड़ी एक जो सेमिनार थी उसको पूरी तरह से सुना। इसके लिए मैं छात्र छात्राओं को भी धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।